हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आज आपको मैं रिवाइज कराऊंगा चैप्टर 14.1 बैंक ऑडिट। पूरा बैंक ऑडिट अगर आप देखोगे तो 6 पेजेस में मैंने पूरा कंप्लीट किया है। इधर आओ, ठीक है। सारे कीवर्ड्स वगैरह हाईलाइटेड है, सारी मेमोरी टेक्निक्स मैंने लिख दी है। और एक अच्छी बात आपको बताऊं, जैसे इंटरनल कंट्रोल्स के आप पॉइंट पढ़ोगे तो सारे इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट आपको एक पेज पे मिल जाएंगे, इधर उधर देखने की भी जरूरत नहीं। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट देखोगे तो सारी चीज़ें आपको एक जगह मिलेगी। इससे क्या होगा, आप बार बार रिवाइज कर सकते हो और एग्जाम के दिन भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा, मतलब ये रिटेन करने में भी बहुत ईजी रहेगा। उसके बाद में अपन इसको अच्छे से आज रिवाइज करते हैं। पहली बार पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ करो, आपका बैंक ऑडिट अच्छे से याद करवा दूंगा, ठीक है। आ जाओ, बैंक ऑडिट का पहला टॉपिक रिवाइज करते हैं, आ जाओ। सर बैंक के कुछ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स है। सर हाँ जी सर, बैंक के कुछ अपने सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बैंक को अलग करता है अदर कॉमर्शियल इंटरप्राइजेज से। अगर अदर कोई कॉमर्शियल इंटरप्राइज है, कोई बैंक मतलब कोई वो है प्राइवेट फर्म है, तो वो और बैंक के कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम नहीं होंगे, कुछ तो अलग होंगे ना जो बैंक को अलग करेंगे। हाँ सर, वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं हमें। वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कैसे याद रखने हैं, मेमोरी टेक्निक लिख के स्ट्रेट लाइन पे लिखो एटीएम, एटीएम के आगे लिख देना ब्रैकेट में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो क्या एटीएम पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बहुत सारी होती है, ये लिख देना बस। सर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, एटीएम जैसे ही मैंने बोला आपके दिमाग में बहुत सारा कैश आया, एटीएम गया अंदर वाला। हाँ जी सर, तो बैंक में क्या होता है, कस्टडी होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ मॉनेटरी आइटम्स जो इंक्लूडिंग कैश करते हैं, इंक्लूडिंग कैश या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा पॉइंट, सर आप अगर बैंक में जाते हो तो आप अपना ट्रांजेक्शन इनिशिएट करते हो एक लोकेशन से। हाँ जी सर, रिकॉर्ड कहीं और होता है एट अ डिफरेंट लोकेशन, और मैनेज कहीं और से और एक सर्वर से मैनेज एट येट अनदर लोकेशन। आप डायरेक्टली इनिशिएट कर सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो ट्रांजेक्शन, ठीक है। कर सकते हो डायरेक्ट इनिशिएशन एंड कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शन बाय द कस्टमर विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द बैंक एम्प्लॉइज। जब आप पैसे निकाल रहे थे तो बैंक का एम्प्लॉय आपके पास नहीं था, तो आप डायरेक्ट इनिशिएट और कंप्लीट खुद ही कर लिए बाय द कस्टमर विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द बैंक एम्प्लॉइज। और मैंने लास्ट में बताया था एटीएम पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को बैंकिंग सेक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, इतना काफी है। स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन अराइज कब होता है, जब आप ऑडिट कर रहे हो बैंक की, तो कुछ स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन अराइज होगी। क्यों सर, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग 5 रीजन। तो इसकी मेमोरी टेक्निक्स में जूम कर रहा हूँ, आप अपने कॉपी में प्लीज लिखें RISCS, मतलब रिस्क। रिस्क मतलब आर। सर एक बात बताओ, हर आर मतलब रिस्क, तो हर एक ट्रांजेक्शन के साथ उसका अलग से कोई नेचर एसोसिएट होता है, तो पर्टिकुलर नेचर ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजेक्शन जो आप अंडरटेक कर रहे हो। आई से क्या है सर, पूरा अपन डिपेंडेंट है आईटी पे। क्या है, एक्सटेंसिव डिपेंडेंस ऑन द आईटी टू प्रोसेस द ट्रांजेक्शन। बैंक एक्सटेंसिव डिपेंडेंट है आईटी पे। फिर उसके बाद एस से मतलब क्या है सर, एस से स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। फिर है सी सर, सी मतलब कंटिन्यू डेवलप हो रहे हैं, क्या सर, नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज, बैंकिंग प्रैक्टिसेस जो मैचअप नहीं हो रहे, किससे, जो कंकरेंट डेवलपमेंट हो रहा है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल और ऑडिटिंग प्रैक्टिस से। यूपीआई आया, नया प्रोडक्ट आया, फॉर एग्जांपल यूपीआई आया, तो यूपीआई से जैसे यूपीआई आया उसके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल और ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस थोड़ी आ गए, यूपीआई से रिलेटेड नहीं आए तो मैचअप नहीं कर पाते। और लास्ट में एक एस है सर, इफेक्ट ऑफ स्टैच्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, नहीं बोलोगे। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, तीसरे मतलब हेडिंग पे, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट और पीएनएल बैंक को भी बनानी पड़ेगी क्या, हाँ जी सर, एवरी बैंकिंग कंपनी मस्ट प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पीएनएल अकॉर्डिंग टू दी फॉर्म जो स्पेसिफाइड है 3rd शेड्यूल में। कहाँ पे सर, ये 3rd शेड्यूल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। फॉर्म ए में बैलेंस शीट, फॉर्म बी में पीएनएल। कंप्लाई करो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। इंडेस आपके लिए डेफर्ड किए गए हैं, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकिंग की बैंक्स के लिए इंडेस डेफर्ड है बाई आरबीआई। वेरी सिंपल। ब्रांच ऑडिट, सर प्राइवेट बैंक जिनका सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग प्रोसेस है उनके लिए बैंक ब्रांच ऑडिट क्या मैंडेटरी नहीं है, मन से कराओ कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। जो प्राइवेट बैंक जिनका सेंट्रल अकाउंटिंग प्रोसेस है उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। अब आप बताओ, बैंक को ऑडिटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे, हाँ जी सर, उनको फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करनी पड़ेगी। क्या फर्म करनी पड़ेगी अपॉइंट, फर्म ऑफ सीए, जो एक्ट करेंगे जॉइंटली। क्या करेंगे, एक्ट करेंगे जॉइंटली एज अ एससीए, स्टैच्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, ठीक है, स्टैच्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स, वो लोग एक्ट करेंगे। सर कितने अपॉइंट करने पड़ेंगे, 4 या उससे ज़्यादा। सर आप कंफ्यूज भी मत होना, BAN के बैंक मतलब 4, 1 2 3 4, तो कितने अपॉइंट करने पड़ेंगे, 4 और मोर फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो जो एक्ट करेंगे जॉइंटली एज ए SCA, स्टैच्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स।
अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन अपॉइंट करेगी ऑडिटर्स को? यार देखो, जनरली तो एनुअल जनरल मीटिंग बाय शेयर होल्डर्स में आरबीआई के अप्रूवल के साथ अपॉइंटमेंट होता है, पर वो बैंक नेशनलाइज्ड बैंक है तो बीओडी करेगी आरबीआई के अप्रूवल के साथ। स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीएनडीजी करेगी सर इसका, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। किसके कंसल्टेशन के साथ? सीजी के कंसल्ट। रीजनल रूरल बैंक वो कौन? कंसर्न बैंक खुद करेगी, पर उसमें आपको अप्रूवल चाहिए सीजी का। वेरी सिंपल, इधर आओ। जब आप कर रहे हो कंडक्ट ऑडिट, क्या कर रहे हो? कंडक्टिंग ऑडिट, ऑडिट ऑफ बैंक। तो जब आप कंडक्ट कर रहे हो ऑडिट, तो ऑडिट ऑफ बैंक स्टेजेस होते हैं, मतलब बैंक स्टेजेस में, बैंक ऑडिट स्टेजेस में होती है, ठीक है। तो पहला स्टेज है इनिशियल कंसीडरेशन। इनिशियली आप क्या कंसीडर करोगे? आपके एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस, मतलब आप एक्सेप्ट करोगे और कंटिन्यूएंस रिक्वायरमेंट्स पे डिस्कस करोगे, कुछ इसमें अंदर नहीं जाना। डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस को आपको समझना है। इंडेप्टनेस का डिक्लेरेशन क्या है? आप स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स को अपॉइंट कर रहे हो या ब्रांच ऑडिटर्स को अपॉइंट कर रहे हो, तो आपको डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। किससे डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा? इन ऑडिटर से, ब्रांच ऑडिटर से। किस चीज़ का? डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस। क्या होता है सर? रिटर्न कन्फर्मेशन होती है कि ऑडिटर या फर्म या उसका पार्टनर या उसका फैमिली मेंबर मतलब हैव नॉट बीन, क्या होनी है? डिक्लेयर्ड एज विलफुल डिफॉल्टर। अभी तक वो लोग क्या नहीं है? डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए किसी भी बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। एक बात बताओ, आप इंटरनल असाइनमेंट कर रहे हो बैंक में, ठीक है, तो क्या आप उसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकते हो? क्या नहीं, आप उनकी अंडरटेक नहीं कर सकते स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट अगर आप उनके साथ एसोसिएटेड हो इंटरनल असाइनमेंट इन दी बैंक ड्यूरिंग दी सेम ईयर, ठीक है। उसके बाद अपना टर्म्स करो, नया ऑडिटर आए तो पिछले वाले से कम्युनिकेट करेगा, प्लानिंग करेगा, एस्टेब्लिश करेगा, इंगेजमेंट। रीड करके छोड़ दो इसको। फिर आप अंडरस्टैंडिंग करना होगा सर। स्टेज 2 अंडरस्टैंडिंग का है। बैंक के एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंडिंग द बैंक, इट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। वेरी सिंपल। बैंक का अकाउंटिंग प्रोसेस समझो, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस समझो। अकाउंटिंग प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। अब सुनो, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। बैंक में इफेक्टिव अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिव है कि नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। क्या? जनरली रिक्वायर्स दी फॉलोइंग, ये 5 चीज़ें। ये अब देखो क्या करना है हमें, क्या करना है? अंडरस्टैंड करना है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो माइक्रो, हर छोटी से छोटी चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। M फॉर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, I से आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, मॉनिटर करेंगे रिस्क को। C से कंट्रोल एक्टिविटीज़, R से रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, O से ओवरसाइट बाई TCWG। प्लीज़ इस मेमो टेक्निक को अपने कॉपी में लिख लो। M से क्या करेंगे? मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़। एक बात बताओ, तो रिस्क मैनेजमेंट के मॉडल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, तो कुछ मॉडल्स, कुछ मेथडोलॉजीज, कुछ एजम्पशन यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं और मैनेज करते हैं रिस्क को। क्या करते हैं? मेजर करते हैं और मैनेज करते हैं रिस्क को। वो क्या होना चाहिए? रेगुलरली क्या होना चाहिए? रेगुलरली एसेस्ड होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करो। क्या आइडेंटिफाई करोगे मेरे भाई? ऐसे रिस्क को आइडेंटिफाई करो जो बैंक के गोल्स को अचीव होने पे इम्पैक्ट करे। मतलब आप वो गोल, अचीवमेंट ऑफ बैंक को, जो आपको गोल अचीव करना है, मतलब उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, इम्पैक्ट द अचीवमेंट ऑफ बैंक गोल्स, ठीक है। तो उसको आप आइडेंटिफाई करो, मेजर करो और मॉनिटर करो। वेरी सिंपल। फिर था सी सर, कंट्रोल एक्टिविटीज़ के मतलब अप्रोप्रिएट कंट्रोल होने चाहिए। अप्रोप्रिएट कंट्रोल मतलब एसओडीज, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज और वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ये मतलब वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए। फिर आप पढ़ोगे आर मतलब रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। तो क्या आपका जो सिस्टम होना चाहिए वो इतना एडिक्वेट होना चाहिए, वो क्या प्रोवाइड करें? एडिक्वेट फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और कंप्लायंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। किस बेसिस पे? टाइमली और कंसिस्टेंट बेसिस पे। मतलब टाइमली और कंसिस्टेंट बेसिस पे वो क्या प्रोवाइड करें? फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और कंप्लायंस इंफॉर्मेशन। तो आपका क्या हो गया? रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आर से। फिर अपना क्या बचा? ओ बचा सर। ओ मतलब ओवरसाइट करेगा TCWG, मतलब TCWG जो आपका अप्रूव करता है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, तो ये अप्रूव करे रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी और ये पॉलिसीज कंसिस्टेंट होनी चाहिए बैंक के ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज के साथ। यही लिखा है, पढ़ लो। रिस्क असेसमेंट रीड करना और छोड़ देना, कोई याद नहीं करना इसको भी। क्या आइडेंटिफाई करोगे? रोम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ फ्रॉड, स्पेसिफिक रिस्क या कोई रिस्क एसोसिएटेड है आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज़ के साथ। एग्जीक्यूशन में भी इंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कशन करो, रेस्पॉन्स करो, एसेस रिस्क के साथ ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाओ, ऑडिट प्लानिंग करो, ऑडिट मेटेरियलिटी को डिटरमाइन करो, गोइंग कंसर्न को कंसिडर करो। दीज आर द बेसिक पॉइंट्स वी हैव टू कंसिडर व्हाइल इन द स्टेज 4 व्हाइल वी आर डूइंग एग्जीक्यूशन, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रीड करके छोड़ देना। रिपोर्टिंग वी विल डिस्कस दिस 6th पेज, ठीक है। 6th पेज में आई हैव गिवन इन लाइक वेरी डिटेल, वो अपन उस वक्त रिवाइज करेंगे। उसके बाद आ जाओ इस पे, स्पेशल कंसिडरेशन इन आईटी इन्वायरमेंट। जब हम आईटी इन्वायरमेंट में क्या स्पेशल कंसिडर करेंगे, तो पहले तो जब आप आईटी में क्या करो, तो बैंक को पहले ये डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए। बैंक क्या करेगा? ऑडिटर्स के साथ ये डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। किस चीज़ का? आईटी पॉलिसी दे दो भाई,
आईटी पॉलिसी दे दो। आईटी पॉलिसी में डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी होता है, अपने बचपन से पढ़ते, तो आईटी पॉलिसी में डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी। उसके बाद में आप क्या दो, अकाउंटिंग मैनुअल दो और क्रिटिकल अकाउंटिंग एंट्रीज दो, अकाउंटिंग रिलेटेड भी कुछ दो, और 2 रिपोर्ट दे दो, एक एमआईएस और एक एक्सेप्शन, मेजर एक्सेप्शन रिपोर्ट दे दो। एक बात बताओ, आईटी का जो ओवरऑल रिव्यू होता है, आईटी इन्वायरमेंट या फिर उनकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का जो रिव्यू होता है किसी भी बैंक का आईटी इन्वायरमेंट का या फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का रिव्यू कहाँ पे होता है? घर पे नहीं, हेड ऑफिस लेवल पे, ठीक है। तो ब्रांच ऑडिटर्स जनरली क्या करेंगे, ब्रांच ऑडिटर्स जनरली के मतलब ब्रांच ऑडिटर्स के पास एक्सेस नहीं होता आईटी पॉलिसीज का, क्या आईटी पॉलिसी उनके पास होती नहीं। तो बेस्ड ऑन द गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, तो उनको गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन देगा कौन देगा? स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। उसके बाद ही वो ऑडिटर्स क्या करेंगे? डेटा रिव्यू और एनालिसिस कैरी आउट करेंगे। वेरी सिंपल। अब आ जाओ इस पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब याद रखना कुछ की सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स जो ऑडिटर को एड्रेस करने हैं या ऑडिटर को ध्यान करने जब आप अंडरटेक कर रहे हो कंप्यूटराइज्ड बैंक में ऑडिट, मतलब अंडरटेकिंग ऑडिट इन कंप्यूटराइज्ड बैंक, मतलब बैंक में आईटी इन्वायरमेंट है, तो उसमें आप कौन से सिक्योरिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स भी देखोगे। तो सुनो, आप इसको सोचो कि आप खुद वो कर रहे हो डेटा प्रोसेसिंग, ऑडिटर आपके पास आया और पूछा कि आपके की सिक्योरिटी एक्सपेक्ट्स क्या है, तो आप ये बोलोगे देखो कि सर मेरे पास सारा डेटा पहले तो मतलब ऑथराइज्ड, एक्यूरेट और कंप्लीट डेटा आता है जो अवेलेबल है मेरे पास प्रोसेसिंग के लिए। तो ऑडिटर इंश्योर करेगा क्या ये डेटा मतलब जो ये बोल रहा है ऑथराइज्ड, एक्यूरेट और कंप्लीट डेटा अवेलेबल है प्रोसेसिंग के लिए। तो फिर आप बोलोगे सर देखो मैं प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, ऐसा प्रोसेसिंग उसको लैपटॉप पे करके दिखाएंगे। जैसे ही हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो हमारा सिस्टम मतलब लाइट चली गई, मतलब इंटरप्शन हो गया। कैसे इंटरप्शन हो गया? पावर फेलियर, मैकेनिकल फेलियर, या फिर कोई प्रोसेसिंग फेलियर हो गया। बट बोला सामने ऑडिटर को बोला सर आप घबराओ मत, ऑडिटर को क्या बोला? घबराओ मत, क्या हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा विदाउट डिस्टोर्टिंग द कंप्लीशन ऑफ द एंट्रीज एंड रिकॉर्ड। जो हमने अभी तक एंट्रीज किए वो अभी तक सिस्टम में टेंशन मतलब। लेकिन सर एक बात है, मैं अभी इसको रीस्टार्ट तो कर दूंगा पर मैं इसको वापस एक्सेस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे पास एसओडी है, मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है। मेरा सीनियर आके इसको एक्सेस देगा मुझे तभी मैं वापस खोल पाऊंगा। तो आप सीनियर को बुलाओ। अब तो क्या होता है? सीनियर वेरीफाई दैट एसओडी इज इंश्योर्ड व्हाइल ग्रांटिंग सिस्टम एक्सेस टू द यूजर। जब सिस्टम एक्सेस तो आके मेरे को सीनियर ने एक्सेस दे दिया तो उसके बाद मैंने उसको बताया था देखो सर हमारे ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इसलिए है क्योंकि हमारा जो सिस्टम है क्या है वो प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट को। कोई भी प्रोग्राम में अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो हमारा सिस्टम प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट या फिर कोई भी प्रोग्राम में अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स को आपको नहीं मतलब कर सकते, वो प्रिवेंट करेगा। उसकी क्यों सर? क्योंकि कोई भी चेंज करोगे वो सारे के सारे ऑथेंटिकेटेड होंगे। तो सर अब देखो वापस से मैं आपको ये टिक करा देता हूँ ना। पहला क्या है? इंश्योर करो कि ऑथराइज्ड, एक्यूरेट और कंप्लीट डेटा अवेलेबल है प्रोसेसिंग के लिए। अगर लाइट वाइट चल एक सेकेंड ना, ये मीटर नहीं है। दूसरा पॉइंट, अगर इन केस ऑफ इंटरप्शन ड्यू टू पावर, मैकेनिकल या प्रोसेसिंग फेलियर सिस्टम अपने आप स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एसओडी इंश्योर्ड है, सिस्टम खुद ही प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स को, और कोई भी चेंज होगा वो सारे के सारे ऑथेंटिकेटेड होंगे। ये प्लीज लिख लेना, यहाँ पे मिस कट गया है। अब रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में क्या होता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या इंक्लूड करता है? रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ये 4 पॉइंट इंक्लूड करता है। पहले आप आइडेंटिफाई करो इनहेरेंट बिजनेस रिस्क को। तो क्या है इनहेरेंट बिजनेस रिस्क? रिस्क है तो कंट्रोल, तो इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम को एसेस करो। तो जब रिस्क भी है और कंट्रोल भी है तो रिस्क मैट्रिक्स बनाओ, ड्राइंग ऑफ रिस्क मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट वाला क्या है सर, एक बार इसको रब कर देते हैं फिर देखते हैं हम क्या है। मेक करो और एसेस करो, मैं मतलब मेकिंग एंड असेसमेंट ऑफ, क्या असेसमेंट किसका? ऑफ लेवल एंड डायरेक्शन ऑफ वेरियस रिस्क एरियाज, ठीक है। अब क्या करोगे? मेकिंग एंड असेसमेंट ऑफ ए लेवल एंड डायरेक्शन ऑफ वेरियस रिस्क एरिया, ये हो गया रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, ठीक है दोस्तों। इंटरनल कंट्रोल पर आ जाओ। इंटरनल कंट्रोल पर क्या है सर? जनरल वाले पॉइंट नॉट सो इंपॉर्टेंट, एक बार रीड कर लेना, ठीक, खुद से। उसके बाद आ जाओ कैश पे। कैश में क्या है सर? कैश किसके कस्टडी में रहेगा? जॉइंट कस्टडी में रहेगा। 2 रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर के जॉइंट कस्टडी में रहेगा। कैशियर को एक्सेस नहीं मिलेगा, किसका? कस्टमर लेजर या कस्टमर डे बुक का। अगर पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट आप वाउचर, किसी भी वाउचर के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हो तो वो वाउचर पास होना चाहिए फॉर पेमेंट बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर। ऑथराइज्ड ऑफिसर उस वाउचर को पहले पास करेगा। अगर हाई वैल्यू कैश रिसिप्ट है या फिर हाई वैल्यू कैश पेमेंट है तो सुनो, वेरीफाई करेगा। कौन वेरीफाई करेगा? हायर ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर। अभी क्लियरिंग देखो, क्लियरिंग में चेक ट्रंकेशन सिस्टम, CTS, ये सर चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है? इधर आओ।
ये CTS से क्या होता है, ये फटाफट देखो स्कैन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमेज चेक की जा रही है विंडो में, वो विंडो से मतलब किसके पास चली जाएगी, ये क्लियरिंग हाउस है। ये क्लियरिंग हाउस किसको भेज देता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेज देता है पेइंग ब्रांच को फॉर द पेमेंट। ठीक है, इधर आ जाओ। चेक ट्रंकेशन सिस्टम में क्या है, इमेज इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक इज ट्रांसमिटेड टू द पेइंग ब्रांच थ्रू द क्लियरिंग हाउस। इसमें क्या होता है, एलिमिनेट्स होता है एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फिजिकल चेक्स। फिजिकल चेक्स की मूवमेंट नहीं होती तो कॉस्ट कम हो जाएगा, टाइम कम होता है, टाइम रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है, आप कस्टमर को कॉल करो, ईमेल करो, अगर क्या आप 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा का चेक क्लियर कर रहे हो फॉर इन रेस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड क्लियरिंग। ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा, ऑडिटर ये वेरीफाई करेगा कि ये चीज का कंप्लाइंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस चीज का, कि वो लोग कॉल और ईमेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किसको, कस्टमर को, अगर वो चेक क्लियर कर रहे हैं 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा का। ये कैसे वेरीफाई करेगा, कि इसका कंप्लाइंस टेस्ट बेसिस पे चेक करके वेरीफाई करेगा। सर ऑडिटर को क्या चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई भी चेक है तो उसका ड्रॉर है, उसको चेक किसी ने ड्रॉर किया तो उसका सिग्नेचर बैंक या बैंक का स्टाफ वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो अगर किसी को गलती से पेमेंट, मतलब अगर चेक किसी ने इशू ही नहीं किया, ड्रॉर ने इशू ही नहीं किया, फिर भी पेमेंट होता था तो लाइबिलिटी तो बैंक की होगी ना, तो एल्स देयर विल बी लाइबिलिटी फॉर द पेइंग बैंक। ठीक है, उसके बाद बिल फॉर कलेक्शन का सिस्टम देखो, मैं आपको नीचे समझाता हूँ। और बिल फॉर कलेक्शन, इसमें क्या होता है, सेलर ने, इधर आओ पेन चेंज करता हूँ, सेलर ने क्या किया, गुड्स तो भेज दिया बायर को, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स और बिल्स किसको दे दिए, बैंक को दे दिया, और बोला कि ये बिल कलेक्ट करना, तो बिल फॉर कलेक्शन हो गया। ठीक है, तो बायर पेमेंट जब करेगा बैंक को तभी ये डॉक्यूमेंट और बिल्स मिलेंगे बायर को। ठीक है, तो बिल्स फॉर कलेक्शन में क्या है, कोई भी सारे डॉक्यूमेंट्स एकम्पनिंग बिल मतलब प्लस बिल्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स प्लस बिल्स रिसीव हो जाने चाहिए और एंटर होने चाहिए रजिस्टर में, बैंक के रजिस्टर में, किसके द्वारा, बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के द्वारा। कस्टमर को या प्रिंसिपल को क्रेडिट तभी मिलेगा आफ्टर बिल कलेक्ट हो गए तभी तो कस्टमर को क्रेडिट करेंगे। अब सुनो, बिल सेंड बाय एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को फॉर कलेक्शन, बिल सेंड बाय वन ब्रांच फॉर कलेक्शन टू द अनदर ब्रांच, बैंक सेम ही है। ठीक है, तो उनको आप बिल फॉर कलेक्शन 2 बार मत ले लेना, नॉट टेकन इन द बिल फॉर कलेक्शन ट्वाइस इन द एमलगमेटेड बैलेंस शीट ऑफ द बैंक। ठीक है, बिल परचेज में क्या करते हैं अपन, फैक्टरिंग करते हैं। फैक्टरिंग को आप लोग को अच्छे से पता है क्या, अपने अनपेड इनवॉइसेस मतलब अपने डेटर्स जो बुक्स में खड़े वो अपन सेल कर देते हैं, वो किसको, बैंक को कर दिया यहाँ पे। तो ऑफिसर क्या वेरीफाई करेगा कि डॉक्यूमेंट्स जो टाइटल है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल प्रॉपरली असाइन हुए हैं बैंक में, असाइन टू दी बैंक को असाइन कर दिए गए, सफिशिएंट मार्जिन। अब बताओ तो डेटर्स अगर 10 लाख के तो 10 लाख का पूरा पेमेंट थोड़ी आएगा, तो सफिशिएंट मार्जिन भी रखना टू कवर एनी डिक्लाइन। अगर बैंक इज अनेबल टू कलेक्ट बिल, अगर बिल वो ड्यू डेट पे कलेक्ट नहीं कर पा रहा तो क्या करेगा, रिकवरी के स्टेप्स लेगा। जो भी इरेगुलर आउटस्टैंडिंग अकाउंट है वो रिपोर्ट करो हेड ऑफिस को। लोन एंड एडवांसेस में आप ये याद रखना, गोल्ड लोन दे रही है बैंक, लोन और एडवांसेस का मेमोरी टेक्निक गोल्ड लोन में पहले सबसे देखेगा सिविल मतलब क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोअर्स, तो बैंक देखेगा, बैंक क्या देखेगा, बैंक शुड एडवांस ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ टू द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोअर। ठीक है, उसके बाद में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट करेगा, या लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन, अगर आप गोल्ड हाइपोथिकेट करा रहे तो क्या कर रहे हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट होगा। अगर आप एग्रीमेंट करा रहे हो या लेटर ऑफ हाइपोथिकेट करा। एक बात बताओ, 5 लाख का गोल्ड है तो आपको 5 लाख का लोन थोड़ी मिलेगा, सफिशिएंट मार्जिन रखेगी बैंक, क्योंकि लोन गोल्ड की वैल्यू भी गिर सकती है, तो सफिशिएंट मार्जिन शुड बी केप्ट अगेंस्ट द सिक्योरिटी टू कवर एनी डिक्लाइन इन द वैल्यू। इतना ही पढ़ो। उसके बाद आ जाओ 4th पॉइंट पे, अगर कोई सिक्योरिटी है जो रिसीव्ड हुई है, मतलब गोल्ड रिसीव हुआ है या फिर बाद में रिटर्न भी होगा, तो कौन करेगा, रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर करेगा, जॉइंट कस्टडी में रहेगा ऑफ 2 सच ऑफिसर, 2 रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर की जॉइंट कस्टडी में रहेगा। अब एक बात बताओ तो, सारे अकाउंट ड्राइंग पावर के लिमिट में, ड्राइंग पावर में रहना चाहिए, विद ऑल अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन द ड्राइंग पावर एंड सैंक्शन लिमिट। सर एडिशनल टेम्पररी लिमिट दे सकते हैं क्या, हाँ सर, एग्जिस्टिंग लिमिट का 20% और मैक्सिमम 90 डेज के टेन्योर के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एडिशनल टेम्पररी लिमिट दे सकते हैं। अलग से पैसा दे सकते हैं क्या, एडिशनल कोई टेम्पररी लिमिट दे सकते हैं क्या, हाँ सर दे सकते हैं। जो लिमिट है अपनी एग्जिस्टिंग उसका 20% और मैक्सिमम 90 दिन के लिए मतलब 90 डेज के लिए अपन दे सकते हैं। अगर कोई एक्सीड कर देता है सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर को, या कोई भी और भी रीजन से इरेगुलर हो जाता है, तो वो नोटिस ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट, रेगुलरली मैनेजमेंट को बताओ। ऑपरेशन इन ईच एडवांस अकाउंट रिव्यू करना है एटलीस्ट वंस इन एवरी ईयर, मतलब वंस एवरी ईयर में आपको जो भी ऑपरेशन है एडवांस अकाउंट के वो आपको रिव्यू करने। वेरी सिंपल, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, आ सकता है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना।
अब सुनो, बैंक में क्या क्रेडिट वर्दीनेस हो गया, फिर उसके बाद सिक्योरिटी मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट कर लेना, सफिशिएंट मार्जिन रखेगा, सिक्योरिटीज का मतलब रिसीव और रिटर्न करेगा तो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर करेगा, जॉइंट कस्टडी में रहेगा। फिर ये ड्राइंग वाला और सैंक्शन वाला लिमिट वाला पॉइंट है, इसमें मैक्सिमम एडिशनल टेम्पररी लिमिट भी दे सकते हैं क्या सर? हाँ, 20% ऑफ एग्जिस्टिंग लिमिट 90 दिन के मैक्सिमम टेन्योर के लिए दे सकते हैं। एक्सीड कर दिया या कोई भी और रीजन से क्या हो गया, इरेगुलर हो गया, तो मैनेजमेंट को बताओ, मुझे मत बताओ। और ऑपरेशन इन ईच एडवांस अकाउंट शुड बी रिव्यू एटलीस्ट वंस इन ईयर, वंस एवरी ईयर, मतलब हर साल एक बार रिव्यू हो जाना चाहिए। क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन पे इंटरनल कंट्रोल क्या होंगे समझाओ तो सर, इधर आओ। ये क्रेडिट कार्ड कंट्रोल है, ये क्या है, क्रेडिट कार्ड पे इंटरनल कंट्रोल ऑपरेशन पढ़ेंगे। इस पे देखो पहले क्या हो रहा है, इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन। आपने क्रेडिट कार्ड के लिए एप्लीकेशन दी, एक की साइड में कर दी, दूसरे की अगर इसको पसंद आई तो उसको क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। देख तो इसको पसंद आई क्या? हाँ सर पसंद आई, हाँ बोला इसने। उसके बाद में ये क्या कर रहा है, देखो तो ये क्या कर रहा है, कार्ड इसको दिया, देखना इस इन्वेलप में से कार्ड ही निकलेगा, देख लेना। तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए किस पे, ओवर स्टोरेज एंड इशू ऑफ कार्ड, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। अब ये कार्ड लेके क्या करने गई, पालक सब्जी खरीदने गई क्या सर? हाँ सर सब्जी खरीदने गए। तो मर्चेंट के पास ऐसा सिस्टम हो सकता है, होना चाहिए जिससे वो कंफर्म कर दे स्टेटस ऑफ अनयूटिलाइज्ड लिमिट, जो कार्ड की अनयूटिलाइज्ड लिमिट है वो चेक करके पेमेंट एक्सेप्ट कर सके। तो इसके पास क्या होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। अब ये क्या कर रहा है, ये मर्चेंट को पेमेंट कर रहा है, मर्चेंट को क्या कर रहा है, पेमेंट करता है। रिम्बर्समेंट टू मर्चेंट हो रहा है, ठीक है। अब अगर ये रिम्बर्समेंट टू मर्चेंट हुआ है तो ये रिम्बर्समेंट चार्ज भी होगा। तो अगले पेज पे देखना ये क्या हो रहा है, देखो कस्टमर के रिम्बर्समेंट चार्ज कर दिया बैंक ने, कस्टमर अकाउंट पे रिम्बर्समेंट चार्ज कर दिया, ये बैंक कस्टमर पेमेंट करेगा इसको। स्टेटमेंट रेगुलरली भेजते जाओ, स्टेटमेंट सारे स्टेटमेंट जा रहे हैं, देखो फटाफट कितने स्टेटमेंट जा रहे हैं, मेल भर देगा सबका। तो स्टेटमेंट्स आर सेंट रेगुलरली। उसके बाद में देखो फॉलो अप करना है अपने को, क्या करना अभी देखना, फोन लगाएंगे, मॉनिटर करेंगे, कस्टमर पेमेंट्स के लिए फॉलो अप करेंगे। देखना ये फॉलो अप के लिए कॉल किया, इसको पेमेंट आया, ये भी स्माइल करेगी, ठीक है। अभी मैंने उस वक्त बहुत फास्ट बोल दिया, इधर आओ अपन अच्छे से इसको एक बार और देख लेते हैं। क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन में इंटरनल कंट्रोल क्या होना चाहिए, इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर स्टोरेज एंड इशू ऑफ कार्ड्स पे होना चाहिए। अगर कोई सिस्टम होना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, जहां से मर्चेंट कंफर्म कर सके स्टेटस ऑफ अनयूटिलाइज्ड लिमिट ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर, ठीक है। उसके बाद रिम्बर्समेंट जो हो रहे हैं वो रिम्बर्समेंट किसको, मर्चेंट को हो रहे हैं, ठीक है। जो शॉपकीपर है, जो मर्चेंट है, उसको पेमेंट जो हो रहा है, तो वो पहले आप ये वेरीफाई कर लेना कि वो वैलिड तो है क्या, वैलिड क्या है, मतलब वो एक्सेप्ट तो कर सकता है ना कार्ड। तो ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ मर्चेंट एक्सेप्टेंस ऑफ द कार्ड, जो भी रिम्बर्समेंट है ग्रॉस ऑफ कमीशन हम कस्टमर अकाउंट में चार्ज कर देंगे। स्टेटमेंट रेगुलरली भेजना है, सिस्टम होना है, ऐसा सिस्टम बनाओ कि रेगुलरली स्टेटमेंट जाए, उनका मेल बॉक्स भर दे। और सिस्टम क्या होना चाहिए, देयर शुड बी ए सिस्टम टू मॉनिटर एंड फॉलो अप कस्टमर पेमेंट। उसको फोन करेंगे ना अपन, फॉलो अप लेंगे। उसके बाद डीडी कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है। चेक बंदे अपन लोग चेक इशू करते हैं ना, तो चेक इशू करते हैं, लेकिन डीडी कौन है, बैंक करेगा। तो सिग्नेचर ऑन डीडी कौन चेक करेगा, ऑफिसर करेगा विद सिग्नेचर बुक, वो उसको क्या करेगा, चेक करेगा। सिग्नेचर ऑन ए डीडी शुड बी चेक्ड बाय एन ऑफिसर विद द सिग्नेचर बुक। सारे डीडीज जो भी सोल्ड हुए हैं या इशूड हुए हैं वो इमीडिएटली कंफर्म हो जाने चाहिए बाय एन एडवाइस टू द शुड बी इमीडिएटली कंफर्म्ड बाय एन एडवाइस। ये एडवाइस किसके पास जाएगी, टू दी पेइंग ब्रांच। अगर पेइंग ब्रांच रिसीव नहीं करता कोई भी कंफर्मेशन ऑफ डीडी या फिर पैसा रिसीव नहीं करता, डज नॉट रिसीव क्रेडिट, तो असर्टेन करो क्या रीजन से। ये इंटरनल कंट्रोल खत्म आपके। सर CRR SLR, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो बचपन में पढ़े हैं सर। तो सुनो सर, कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ेगा टोटल डिपॉजिट, मतलब सर डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का DTL का अपने को क्या रखना पड़ता है, CRR रखना पड़ता है, मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ द कस्टमर, जो कॉमर्शियल बैंक को रखना पड़ेगा आइदर इन कैश और एज ए डिपॉजिट। किसके पास रखना पड़ेगा सर, सेंट्रल बैंक कौन सा सर, RBI को बोला है यहाँ पे, याद रखना। उसके बाद स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, देखो आपको स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो भी रखना पड़ेगा लिक्विड एसेट्स में। किस में, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स कौन से सर, सोना मतलब गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में आपको रखना पड़ेगा। अपने पास रख सकते हो ना, हाँ सर ये अपने पास ही रखना है। अब RBI क्या करेगा, RBI ने क्या कहा कि स्टैच्यूरी सेंट्रल ऑडिटर SCA, स्टैच्यूरी सेंट्रल ऑडिटर्स और बैंक क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कंप्लायंस विद द SLR रिक्वायरमेंट। ये कब करेंगे सर, 12 odd dates इन अ डिफरेंट मंथ्स ऑफ ए फिस्कल ईयर। बट याद रखना वो फ्राइडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को हम लोग ट्रायल बैलेंस मंगवा लेते हैं, ठीक है।
तो इधर आओ, ऑडिट अप्रोच क्या होगा और प्रोसीजर्स क्या होगा टू चेक द कंप्लायंस विद द CRR और SLR रिक्वायरमेंट। तो CRR कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पे अपन जब ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे कि नहीं कर रहे, तो इस पे ऑडिटर का अप्रोच क्या होगा और प्रोसीजर्स क्या होगा टू चेक द कंप्लायंस ऑफ दीज बोथ द रेशियोज। ठीक है, अब देखो पहले तो अंडरस्टैंडिंग ले लो। अंडरस्टैंडिंग किसकी लेगा सर? रिलेवेंट सर्कुलर कोई इंस्ट्रक्शन RBI का है, किसके रिगार्डिंग? पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ आइटम्स ऑफ DTL, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। फिर ब्रांच ऑडिटर्स को रिक्वेस्ट करेगा कि अपना ट्रायल बैलेंस भेज दो, हर फ्राइडे को रिक्वेस्ट करेगा। इसीलिए अपने पढ़ा था नॉट बीइंग फ्राइडे, 12 ओड डेट इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ ए फिजिकल ईयर। तो हर फ्राइडे को अपन क्या मंगा लेंगे सर? वीकली ट्रायल बैलेंस मंगाएंगे, कंसोलिडेट करेंगे हेड ऑफिस पे और DTL पोजीशन निकालेंगे। ठीक है, फॉर एवरी रिपोर्टिंग फ्राइडे। और SCA मतलब स्टैच्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स रिक्वेस्ट करेगा ब्रांच को कि टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द ट्रायल बैलेंस, कि आप भैया ये ट्रायल बैलेंस की करेक्टनेस वेरीफाई करो। अब एक बात बताओ, आपने कंसोलिडेट कर दिया DTL पोजीशन को, तो टेस्ट बेसिस पर एग्जामिन करो जो भी रिटर्न आपने रिसीव किए ब्रांचेज से। तो एग्जामिन ऑन द टेस्ट बेसिस द कंसोलिडेशंस रिगार्डिंग DTL पोजीशन विद रेफरेंस टू द रिलेटेड रिटर्न रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच। उसके बाद सुनो, एक बात सुनो, फोर्थ पॉइंट भी बहुत सिंपल है। क्या होता है? इंटरेस्ट अक्रू होता है डेली। हाँ सर, इंटरेस्ट अक्रू होता है डेली, पर अपन रिकॉर्ड तो पीरियडिक इंटरवल पे करते हैं ना, हर मंथ के एंड पे करते हैं फॉर एग्जांपल, पर वो तो हर घड़ी, हर समय और हर दिन अक्रू हो रहा है। हाँ जी सर, तो एक काम करो, अब क्या होगा जब आप इंटरेस्ट अक्रू एग्जामिन, जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ है बट अभी तक अकाउंट नहीं हुआ है, वो भी इंक्लूड करना है इन द कंप्यूटेशन ऑफ DTL, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। और जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो और SLR रिक्वायरमेंट्स चेक कर रहे हो, तो एक काम और करना है, क्या करना है आपको? स्पेसिफाई करना है नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेज, कितने नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेज हैं। ठीक है, अब एक बात सुनो, जब आप कंप्यूटेशन कर रहे हो DTL का, तो ऑडिटर एग्जामिन करेगा ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड है ना, ये पांचों की पांचें चीज़ें एक्सक्लूड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक्सक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सक्लूड क्या, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और DTL में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। पहले इंक्लूड वाली पढ़ते, इधर आओ। इंक्लूड में कैन मतलब नेट क्रेडिट बैलेंस। क्या? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में कोई नेट क्रेडिट बैलेंस है। क्या है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में कोई क्रेडिट बैलेंस है। कैन को इंक्लूड करना है। क्या करना है? कैन, आई कैन तो मतलब इसको इंक्लूड करो। तो क्रेडिट बैलेंस इन दी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। एब्रोड मतलब ए से एब्रोड होगा, बोरोइंग फ्रॉम एब्रोड बाई बैंक इन इंडिया। और उसके बाद में रिकंसिलेशन ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट्स का कोई भी आइटम अगर अनअकाउंटेड है, कोई भी एंट्रीज अनअकाउंटेड है, तो उसको अपन इंक्लूड करेंगे। ये हो गया अपना, इंक्लूड करेंगे DTL लाइबिलिटीज में, इंक्लूडेड इन दी लाइबिलिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब आप कंप्यूट करोगे DTL, तो ये सारी चीज़ आपको एक्सक्लूड करनी है। कैसे याद रहेगी सर? 5 चीज़ें, इधर आओ ना। जो रेड पे है वो आपके पॉइंट्स है, जो ब्लैक में है वो याद रखने का तरीका है। वेरी सिंपल। अब मैं मार्कर से इसमें बता दूंगा आपको। ये सारी चीज़ें क्या करनी है? एक्सक्लूड करनी है। आपको कितने मार्क्स लाने हैं सर? 150 लाना है 300 में से। सर तो अपन बस रुपये लगा देना आगे। तो सर 150 क्या है और 300 क्या है? 300 तो है टोटल आपका पेड अप कैपिटल। 300 क्या आपका टोटल पेड अप कैपिटल? आपको लाने कितने? 150। तो क्या ये पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरी। टोटल 300 पेड अप कैपिटल, आए 150 क्या है? पार्ट अमाउंट रिकवरी। आगे ये क्या है? रुपी मतलब इंडियन करेंसी। तो इंडियन करेंसी में रिसीव होने चाहिए पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरीज। और पहला पॉइंट 300 मतलब पेड अप कैपिटल। तो आप अगर आप देखो तो 300 में से 150 गए तो कुछ अनएडजस्टेड अमाउंट है सर। अनएडजस्टेड अमाउंट अपन परसेंटेज में निकालेंगे। तो सर 300 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 300 जो 50% करीब आया। ठीक है, तो अपन ने ये अनएडजस्टेड अमाउंट किस में निकाला? परसेंटेज में निकाला। ये परसेंटेज मतलब मार्जिन। और ये अनएडजस्टेड क्या है? अनएडजस्टेड डिपॉजिटेड या बैलेंसेस है, कोई अनएडजस्टेड डिपॉजिट या बैलेंस। अब मैं बताता हूँ आपको 5 पॉइंट जो अपने को इसमें एक्सक्लूड करने। इंडियन करेंसी में अमाउंट रिसीव हुआ, पेड अप कैपिटल को आप एक्सक्लूड करोगे, पार्ट अमाउंट रिकवरीज को करोगे, अनएडजस्टेड अमाउंट में जो परसेंटेज लिखा है मतलब मार्जिन, और अनएडजस्टेड से आपको याद रहेगा अनएडजस्टेड डिपॉजिट या बैलेंस। इसको ऐसे ही लिख लेना और आपको ऐसे ही याद रखना। अब सुनो, क्या एक्सक्लूड करना है? पेड अप कैपिटल रिजर्व है तो उसको एक्सक्लूड कर दो। कोई क्रेडिट बैलेंस है पीएनएल में, या फिर कोई भी आपने अमाउंट लिया है, अमाउंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम आरबीआई, तो उसको एक्सक्लूड कर दो। अब देखो पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरीज, कोई पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरीज मतलब 150, ठीक है, उसको भी आप क्या कर दो? एक्सक्लूड कर दो। अमाउंट इन रिसीव्ड इन इंडियन करेंसी, वो रुपीज था 150 के आगे, तो अमाउंट रिसीव्ड इन इंडियन करेंसी अगेंस्ट इम्पोर्ट बिल्स एक्सक्लूड करो। कोई अनएडजस्टेड डिपॉजिट या बैलेंसेस पड़े, कैसे कहाँ पड़े सर?
कोई एजेंसी बिजनेस के पड़े, एजेंसी बिजनेस मतलब डिविडेंड वारंट्स के पड़े, इंटरेस्ट वारंट के पड़े, कोई रिफंड करना है एप्लीकेशन मनी उसका, तो डिविडेंड वारंट, इंटरेस्ट वारंट या रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी का कोई अनरजिस्टर्ड डिपॉजिट या बैलेंस जो बैंक ब्रांचेस के पास पड़े फॉर एजेंसी बिजनेस। और मैंने आपको परसेंटेज दिखाया था, मतलब मार्जिन हेल्ड एंड केप्ट इन सन्ड्री डिपॉजिट्स, बात खत्म। ये एक्सक्लूड कर देना, ये इंक्लूड कर देना। यहाँ वाले पॉइंट्स में आपको फिर से बता देता हूँ। जब आप क्या करोगे, जब आपको चेक करना है कि अपना CRR और SLR रिक्वायरमेंट से कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें ऑडिट अप्रोच क्या रहेगा। सुनो, अंडरस्टैंडिंग ले लो पहले सर्कुलर की, कोई इंस्ट्रक्शन की RBI ने दिया है रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ DTL। सुनो, फिर ब्रांच ऑडिटर से हर शुक्रवार, हर फ्राइडे को क्या आएगा सर, वीकली ट्रायल बैलेंस आएगा। तो वो ट्रायल बैलेंस कंसोलिडेट होता है हेड ऑफिस पे, तो उससे डिटेल पोजीशन निकल जाएगी फॉर एवरी रिपोर्टिंग फ्राइडे। स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर को रिक्वेस्ट करेगा कि टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब आप सुनो, आपने कंसोलिडेट कर लिया तो टेस्ट बेसिस पे चेक करो कंसोलिडेशन रिगार्डिंग DTL विद रेफरेंस टू दी जो रिलेटेड रिटर्न्स आपको रिसीव्ड हुई है ब्रांचेज से। उसके बाद में पीरियोडिक पे इंटरवल्स पे इंटरेस्ट अक्रू होता है, पर आपका डेली इंटरेस्ट तो आपका डेली मतलब रिकॉर्ड पीरियोडिक इंटरवल पे हो रहा है, एक्रू तो डेली हो रहा है ना। तो सच इज इंटरेस्ट इज एक्रूड बट नॉट अकाउंटेड इन दी बुक्स। तो आपको क्या करना है, वो इंटरेस्ट भी आपको इंक्लूड करना है जब आप कंप्यूट कर रहे हो DTL, ठीक है। और स्पेसिफाई कर दो नंबर ऑफ अनऑडिटेड ब्रांचेस, ठीक है। जब कंप्यूट करोगे DTL, 5 चीजें एक्सक्लूड, कैन वाले 3 चीजें इंक्लूड। वेरी सिंपल, वेरी इजी। इधर आओ, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट पढ़ते। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट में बैलेंस विद RBI देख लो, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अभी सुनो, आपकी मनी एट कॉल या शॉर्ट नोटिस मनी, कॉल मनी पता है आप लोगों को क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा, 11th-12th में अगर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो। कॉल मनी देखो, CA में भी 11th-12th की बात है। कॉल मनी क्या होता है आपको, सर कॉल मनी क्या होती है, एक बैंक दूसरे बैंक से पैसे मांगती है उधार, मतलब वो शॉर्ट टाइम के लिए लोन लेती है, शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम समय के लिए वो कॉल मनी मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो पैसे मांगती है। तो सुनो, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ऑथराइजेशन ऑफ लेंडिंग मनी एट अ कॉल या शॉर्ट नोटिस। तो प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन फॉर लेंडिंग ऑफ मनी एट अ कॉल या शॉर्ट नोटिस। अब जो कॉल लोन्स आपने किए वो वेरीफाई करने चाहिए। किससे, कैसे वेरीफाई करेंगे, विद द सर्टिफिकेट ऑफ द बोरोवर्स, ठीक है। उसके बाद में आप इधर देखो, जो इंटरेस्ट है वो प्रॉपरली एक्रू और अकाउंट होना चाहिए। वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं। अब सुनो, सब्सिक्वेंट पेमेंट जो रिसीव्ड हुए फ्रॉम बोरोइंग बैंक्स, तो वो आपको वेरीफाई करने हैं, ठीक है। वेरीफाई द अमाउंट शोन अंडर दिस हेड एज एट द ईयर एंड, आपको ईयर एंड में भी उसको वेरीफाई करना है। जो सब्सिक्वेंट पेमेंट रिसीव्ड हुए फ्रॉम दी बोरोइंग बैंक, वो आपको ये आपको एग्जामिन करना है। क्यों एग्जामिन करना है, क्योंकि आपको वेरीफाई करना है जो अमाउंट ईयर एंड पे शो हुआ है उसके लिए। अब देखो एक काम की बात, कॉल लोन एडवांसेस जो भी कॉल लोन्स वाले जो गए हैं, तो कॉल लोन वाली जो भी मनी है, तो कॉल लोन मेड बाय बैंक कैनॉट बी नेट ऑफ अगेंस्ट कॉल लोन रिसीव्ड। कॉल लोन दिया भी है, कॉल लोन लिया भी है, तो मतलब ये नेट ऑफ कर सकते क्या, नेट ऑफ नहीं कर सकते, ये वाला काम का चीज़ है, याद रखना। और सुनो, लास्ट पॉइंट बचा है कि एग्रीगेट बैलेंस, एग्रीगेट बैलेंस जो भी है कॉल मनी का, वो आपको रिलेवेंट रजिस्टर से टैली करना है विद द कंट्रोल अकाउंट्स एज पर द जनरल लेजर। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पे आओ, ये काम का है। इन्वेस्टमेंट में क्या है, आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्पेशल पर्पस सर्टिफिकेट्स में, तो बैंक इन्वेस्टमेंट करती है। तो हाँ सर, तो बैंक क्या, सुनो एक बात बताओ, बैंक अपना इन्वेस्टमेंट भी करती है, बैंक क्लाइंट के बेस पे भी इन्वेस्टमेंट करती है। मतलब PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज क्लाइंट अकाउंट, तो सेपरेट अकाउंट रखो भैया, खुद का इन्वेस्टमेंट के लिए और PMS का कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के क्लाइंट्स है, तो इन दोनों का इन्वेस्टमेंट के लिए उसको सेपरेट अकाउंट रखना है। तो अकाउंट सेपरेशन पढ़ लो, मेंटेन सेपरेट अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन दियर ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट या फिर PMS क्लाइंट अकाउंट। तो उसके लिए उसको क्या करना है, अकाउंट सेपरेट रखना। और एक एक्सटर्नल ऑडिट रिक्वायरमेंट, जो PMS वाली सर्विसेज दे रहे हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ये ऑडिट करानी है सेपरेटली एक्सटर्नल ऑडिटर से। हाफ ईयरली रिव्यू कराना है। बैंक आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट हाफ ईयरली रिव्यू ऑफ दियर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। कब सर, स्पेसिफिकली 30 सितंबर और 31 मार्च, मतलब हाफ ईयरली तो यही होगा ना। अब उसके बाद में आ जाओ, इनकम इन्वेस्टमेंट पे जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी इनकम आपको रिकॉग्नाइज करनी है, तो उसके इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स है। अगर कोई परफॉर्मिंग एसेट है तो सब सही चल रहा है, एक्रूअल बेसिस पे मारते जाओ एंट्रियां, तो ऑन एक्रूअल बेसिस पे आपको इंटरेस्ट होगा। अगर आपका इंटरेस्ट रेट पहले से प्री डिफाइंड है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जब पैसा आया तभी आप इसका रिकॉग्नाइज करोगे ना। कोई डिविडेंड बेसिस है तो एक्रूअल बेसिस पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर वो डिक्लेयर कर दिया है बाई कॉर्पोरेट बॉडी, मतलब कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया इन इट्स AGM और शेयर होल्डर राइट टू रिसीव द पेमेंट एज
इज स्टेब्लिश्ड। क्या हो गया, शेयर होल्डर्स का राइट टू रिसीव पेमेंट स्टेब्लिश हो चुका है। यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड कैश बेसिस पर आपको रिकॉर्ड करना है, वेरी सिंपल। अब इधर आओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको वेरीफाई करने बोलेगा जो एडवांसेस, देखो लोन एंड एडवांसेस का क्वेश्चन आया इंटरनल कंट्रोल पे, तो गोल्ड लोन वाला याद रखना। अभी एडवांसेस पे आप लोगों को क्या देखना है, इसमें इधर आओ, एडवांसेस पे क्या बोलेगा कि आपको पहले बताओ इवेल्युएट करो इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस, यहाँ पे अलग है भाई साहब। उसके बाद में देखो क्वेश्चन आएगा कि एरिया ऑफ फोकस और सजेस्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स बताओ एडवांसेस पे, तो आप पहले लिखोगे इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस, फिर लिखोगे सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स और फिर लिखोगे रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस। कितना बड़ा है सर, कैसे याद होगा, मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो, सारा आपको ऐसे एग्जैक्ट का एग्जैक्ट याद रहेगा। एडवांसेस में याद रखना इंटरनल कंट्रोल वाले पे ABCDE तक के पॉइंट्स है। सब्सटेंसिव प्रोसीजर से सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए LMNOPQR है, ठीक है, और रिकवरेबिलिटी मैं याद कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। इधर आओ, इसको रब कर देता हूं एक सेकेंड ना। इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस, तो इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल आप क्या देखोगे, ए फॉर एडवांसेस, जो एडवांसेस सैंक्शन हुई है वो डेलीगेटेड अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हुई है, तो एग्जामिन द एडवांसेस आर सैंक्शन अकॉर्डिंग टू द डेलीगेटेड अथॉरिटी। उसके बाद आप बी देखो, बी मतलब क्या है सर, बी में क्या है सर, ऑपरेशन बियॉन्ड लिमिट, क्या बियॉन्ड लिमिट। अब देखो सुनो एक बात बताओ, एडवर्स फीचर्स, जैसा कि बियॉन्ड लिमिट आपने दे दिया, तो आप क्या करो, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स को रिव्यू करते रहो और एडवर्स फीचर्स पे ध्यान दो। फॉर एग्जाम्पल एडवर्स फीचर्स लाइक अनऑथराइज्ड ओवर ड्रॉइंग हो चुका है बियॉन्ड लिमिट, तो बी फॉर बियॉन्ड लिमिट, मतलब अगर बियॉन्ड लिमिट ओवर ड्रॉइंग हो चुकी है तो आप इस चीज के बचने के लिए ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स को रिव्यू करते रहो और एडवर्स फीचर्स को लुक करो। लुक फॉर एडवर्स फीचर्स लाइक अनऑथराइज्ड ओवर ड्रॉइंग बियॉन्ड द लिमिट। ए फॉर एडवांसेस आर सैंक्शनड अकॉर्डिंग टू द डेलीगेटेड अथॉरिटी, बी बियॉन्ड लिमिट। सी से आप क्रेडिट अप्रेजल करोगे, क्या करोगे, एग्जामिन द एरिया ऑफ क्रेडिट अप्रेजल्स, और क्या करोगे सर, ऑब्टेन सेटिस्फेक्शन अबाउट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर। एक तो क्रेडिट अप्रेजल करोगे और क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोवर आप चेक करोगे, ठीक है। उसके बाद सी से, सी 2 है इसमें, प्लीज हाँ याद रखना। एक कंप्लाइंस करोगे, क्या आप एग्जामिन करो कि जो जिस बंदे को आपने लोन एंड एडवांसेस दिए उसने कंप्लाइंस किया किससे, स्टिपुलेटेड टर्म्स ऑफ सैंक्शन। टर्म ऑफ सैंक्शन होम लोन था, वो ले रहा है उससे कार लोन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो कंप्लाइंस जिस चीज़ के लिए पैसा दिया है, टर्म्स ऑफ सैंक्शन और एंड यूज ऑफ फंड्स, तो जो टर्म्स ऑफ सैंक्शन है उससे आपको कंप्लाइंस करना है और एंड यूज ऑफ फंड्स उसके साथ कंप्लाई करना है। तो आप देखो, ए से एडवांसेस आर सैंक्शन अकॉर्डिंग टू द डेलीगेटेड अथॉरिटी, बी से बियॉन्ड लिमिट अगर कोई हुई है तो मतलब ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स का रिव्यू करते रहो एडवर्स फीचर्स को देखने के लिए। सी से क्रेडिट अप्रेजल्स और क्रेडिट वर्दीनेस देखेंगे। चौथा पॉइंट कंप्लाइंस, कंप्लाइंस क्या, टर्म ऑफ सैंक्शन, जो सैंक्शंस के टर्म्स बनाए हुए हैं उससे, और एंड यूज ऑफ फंड। और डी से देखो सर, डी से क्या है, ड्रॉइंग पावर, रिव्यू करो कि जो ड्रॉइंग पावर अगर कैलकुलेटेड हुआ है, देखो ड्रॉइंग पावर किसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है, स्टॉक पे और बुक डेप्थ स्टेटमेंट, मतलब डेटर्स पे और स्टॉक पे होता है और कुछ नहीं। तो ड्रॉइंग पावर हैज बीन कैलकुलेटेड प्रॉपर्ली ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक या बुक डेप्थ स्टेटमेंट, मतलब डेटर्स और कुछ नहीं। ई से एग्जामिन करो कि नेसेसरी लोन डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए ना आफ्टर दी सैंक्शन, क्या हो गया, ई से एग्जीक्यूट, ई से एग्जामिन। फिर से सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में आएगा तो इसको पढ़ेंगे ना अच्छे से। ए से एडवांसिंग सेक्शन होने चाहिए डेलीगेटेड अथॉरिटी, बी से बियॉन्ड लिमिट, इसलिए हम लोग ऑपरेशंस को रिव्यू करते रहेंगे, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स को रिव्यू करते रहेंगे। क्रेडिट अप्रेजल, क्रेडिट वर्दीनेस, सी से फिर कंप्लायंस विद टर्म्स ऑफ सैंक्शन और एंड यूज ऑफ फंड। डी से क्या सर, डेलीगेटेड, डी से ड्रॉइंग पावर, क्या सर, डी से ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट हुआ है ना ऑन दी बेसिस ऑफ, प्रॉपर्ली कैलकुलेट हुआ है ऑन दी बेसिस ऑफ स्टॉक या फिर बुक डेप्थ स्टेटमेंट के बेसिस पे। और उसके बाद में एग्जामिन करो ऑल दी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड आफ्टर दी सैंक्शन। याद रखना, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस, ठीक है। उसके बाद में आप लिखना सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स पे क्या लिखोगे, LMNOPQR, क्या लिखोगे, LMNOPQR। तो एग्जामिन करो जो लार्ज एडवांसेस है उनको आप सारों को करो, एग्जामिन करो लार्ज एडवांसेस को, और कोई अदर एडवांसेस है उसको सैंपल बेसिस पर एग्जामिन करो। सब्सटेंसिव ऑडिटर प्रोसीजर्स का L मतलब लार्ज एडवांसेस, M मतलब मास्टर डेटा। सुनो, आपका लोन जो है उसके में मास्टर डेटा होगा, तो वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ मास्टर डेटा। मास्टर डेटा में सारा जाता है, लोन का सारे हेड होते हैं उसके अंदर, मतलब सारा डेटा जाता है। तो वेरीफाई करो करेक्टनेस ऑफ द मास्टर डेटा ऑफ द लोन, वेरी सिंपल। N मतलब सुनो, कोई भी एग्जामिन करो अकाउंट आइडेंटिफाइड टू बी अ प्रॉब्लम अकाउंट।
बट विच हैव नॉट बीन येट स्लिप्ड इनटू एनपीए कैटेगरी। सुनो, वो प्रॉब्लमेटिक अकाउंट है बट अभी तक एनपीए की कैटेगरी में स्लिप नहीं हुआ है, तो एन फॉर नॉट येट स्लिप्ड इनटू एनपीए कैटेगरी। अब सर ऐसे कैसे है सर? तो आप लिस्ट ले लो, SMA 1 और SMA 2 बोरोवर्स की लिस्ट ले लो, उससे आपको पता चल जाएगा ये कौन से वाले डूबने वाले खाते मतलब एनपीए होने वाले। तो SMA 1 क्या होता है? जिसका पेमेंट 30 दिन से ज़्यादा ओवर ड्यू है बट 60 दिन से कम। SMA 2 वो बोरोवर्स होते हैं जिनका 60 दिन से ज़्यादा ओवर ड्यू है पर 90 दिन से कम, और उसके बाद तो एनपीए हो ही जाते हैं ना सर। तो आप एनपीए के SMA 1 SMA 2 के बोरोवर्स की लिस्ट ले लो, क्योंकि आप इससे क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रॉब्लम अकाउंट्स, बट अभी तक ये नहीं हुए हैं एनपीए की कैटेगरी में स्लिप। तो नॉट येट स्लिप्ड इनटू एनपीए कैटेगरी। एल फॉर लार्ज एडवांसेस को अपन चेक करेंगे एग्जामिन, और अदर एडवांसेस को सैंपल बेसिस। एम फॉर वेरीफाई करेंगे करेक्टनेस ऑफ द मास्टर डेटा। एन फॉर मतलब नॉट येट स्लिप्ड इनटू एनपीए कैटेगरी। ओ फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स करेंगे सर। कैरी आउट, ओ फॉर आउट क्या करेंगे? कैरी आउट करेंगे अप्रोप्रिएट एनालिटिकल प्रोसीजर्स। उसके बाद आ जाओ पी से प्रोविजन। याद रखना, पी से प्रोविजन। तो रिस्ट्रक्चर अकाउंट होता है, रिस्ट्रक्चर अकाउंट पोर्टफोलियो क्या होता है? रिस्ट्रक्चर अकाउंट पोर्टफोलियो रिक्वायर करता है एडिशनल प्रोविजनिंग। तो सर रिस्ट्रक्चर अकाउंट पोर्टफोलियो क्या करता है? रिक्वायर करता है एडिशनल प्रोविजनिंग। तो सुनो, रिस्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए, और रिमेंबर क्या? रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट पोर्टफोलियो रिक्वायर एडिशनल प्रोविजनिंग। तो पी से प्रोविजनिंग जाना, प्रोविजनिंग से आपको पता चल जाएगा कि रिस्ट्रक्चर अकाउंट पोर्टफोलियो को प्रोविजन चाहिए होता है। क्या कौन सा प्रोविजनिंग? एडिशनल प्रोविजनिंग चाहिए होता है। फिर उससे याद रखना रिस्ट्रक्चर होना चाहिए आरबीआई की गाइडलाइन से। क्यू से सर क्विक या फिर अर्ली मोर्टेलिटी अकाउंट। अब ये सुनो, क्विक या अर्ली मोर्टेलिटी अकाउंट क्या होता है? मतलब जल्दी से मर गए, मतलब जल्दी से क्या मरेगा बैंक में? सर उसको अभी तक लोन दिए हुए 12 महीने नहीं हुए और वो एनपीए हो गया, तो उसको बोलते हैं क्विक या अर्ली मोर्टेलिटी अकाउंट्स। क्विक या अर्ली मोर्टेलिटी अकाउंट्स क्या होते हैं? एनी एडवांस स्लिपेज टू द एनपीए कैटेगरी विद इन 12 मंथ्स ऑफ इट्स सेक्शन करते ही 12 महीने के अंदर एनपीए, सैंक्शन करते ही 12 महीने के अंदर ही एनपीए। तो उसको क्या बोलते हैं? क्विक या फिर अर्ली मोर्टेलिटी केस या फिर मोर्टेलिटी अकाउंट। ठीक है, अब सुनो, आर फॉर आरबीआई इंस्पेक्शन टीम ने एडवर्सली कमेंट कर दिया है किसी अकाउंट पे, तो आरबीआई इंस्पेक्शन टीम भी कर सकता है बैंक का, इंटरनल इंस्पेक्शन टीम भी कर सकता है, कंकरेंट ऑडिटर्स भी कर सकते हैं। अब सुनो, एल फॉर लार्ज एडवांसेस, एम फॉर मास्टर डेटा का करेक्टनेस वेरीफाई करेंगे, एन फॉर नॉट येट स्लिप्ड इनटू एनपीए कैटेगरी, मतलब वो अकाउंट्स एग्जामिन आइडेंटिफाई करेंगे। कौन से आइडेंटिफाई करेंगे भाई और बहनों? कौन सा अकाउंट अपन आइडेंटिफाई करेंगे? इधर देखो, जो अभी तक प्रॉब्लमेटिक अकाउंट मतलब प्रॉब्लम अकाउंट जो अभी तक स्लिप नहीं हुआ एनपीए कैटेगरी में, SMA 1 SMA 2 बोरोवर्स की लिस्ट मिलाएंगे तो उससे अपने को पता चल जाएगा इनमें से कौन कौन से चांसेस है डूबने के। ठीक है, ओ फॉर अप्रोप्रिएट एनालिटिकल प्रोसीजर्स करेंगे, पी से एडिशनल प्रोविजनिंग पे जाएंगे, और एडिशनल प्रोविजनिंग से मतलब क्या हमें रिमेंबर करना है? रिमेंबर रिस्ट्रक्चर अकाउंट पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड एडिशनल प्रोविजनिंग। तो रिस्ट्रक्चर जो भी हो रहा है वो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए। क्यू से क्विक मोर्टेलिटी अकाउंट्स, वो कौन से होते हैं? सर 12 महीने के सैंक्शन के 12 महीने के अंदर ही एनपीए में चले जाते हैं। ठीक है, स्लिप क्विक मोर्टेलिटी रेट एनी एडवांस स्लिपेज टू दी एनपीए विद इन 12 मंथ्स, यही मैं बोला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आर से आरबीआई इंस्पेक्शन टीम या कोई बैंक ऑडिटर या फिर कोई कंकरेंट ऑडिटर या फिर इंटरनल इंस्पेक्शन टीम क्या करती है? एडवर्स कमेंट कर देती है किसी भी अकाउंट पर। मजा आया? रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस पढ़ते हैं। रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस में देखो एडवांस का पैसा आएगा कि नहीं आएगा, पीरियडिक स्टेटमेंट आते रहते हैं, उसका एफएस मंगा लेंगे, और कोई इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी कराया तो उसकी रिपोर्ट मंगा लेंगे। तो देखो पीरियडिक स्टेटमेंट आप मंगा लो जो सबमिट किया खुद बोरोवर ने, या फिर लेटेस्ट एफएस मंगा लो, या रिपोर्ट जो इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी रिपोर्ट होती है ना, बैंक वाले जाते हैं सिक्योरिटी को इंस्पेक्ट करके आते हैं, तो रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी, और रिव्यू कर लो ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये किस में देखेंगे? ये ध्यान से देखो, ऑडिटर रिपोर्ट्स तभी रिव्यू करोगे इन केस ऑफ बोरोइंग हैविंग क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम बियॉन्ड ए कट ऑफ लिमिट फिक्स बाय बीओडी। बीओडी ने एक लिमिट फिक्स की, उससे ज़्यादा इनको अपन क्रेडिट फैसिलिटी दे रखी, सॉरी इनको ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी दे रखी है, तो रिव्यू करो उनकी ऑडिटर्स रिपोर्ट। इन केस ऑफ बोरोवर, उन बोरोवर्स की ऑडिट रिपोर्ट भी मंगाओ जिनको क्रेडिट फैसिलिटी दी गई है बैंकिंग सिस्टम से बियॉन्ड ए कट ऑफ लिमिट फिक्स्ड बाय दी बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय बैंक। वेरी सिंपल यारो, आ जाओ।
एनपीए वाले पॉइंट पे आ जाओ। एनपीए आप लोग को अच्छे से पता सर एनपीए क्या होता है, इंटरेस्ट अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट अनपेड रिमेन्स अनपेड फॉर मोर देन 90 डेज, तो एनपीए हो जाता है। आप सुनो ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन और प्रोविजंस। क्लासिफिकेशन और प्रोविजंस में आपको बता दूं 2 पॉइंट तो क्लासिफिकेशन का है, तीसरा पॉइंट प्रोविजन का, और फोर्थ पॉइंट अलग से है जो हम लोग याद रखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है क्लासिफिकेशन का, कि बैंक के पास सिस्टम है कि नहीं है, किस चीज का सिस्टम, कि वो लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और क्लासीफाई कर रहे हैं एडवांसेस को। तो आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस का उनके पास सिस्टम है, किस कहां पे होना चाहिए सिस्टम, थ्रू सीबीए कोर बैंकिंग सिस्टम, बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के ये ऑडिटर वेरीफाई करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि क्लासिफिकेशन जो हुआ है अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। उसके बाद अगर आप तीसरा पॉइंट देखो तो ये जो अगर सिक्योर्ड पोर्शन और अनसिक्योर्ड पोर्शन, मतलब एडवांसेस का सिक्योर्ड पोर्शन अलग करो, एडवांसेस का अनसिक्योर्ड पोर्शन अलग करो, मतलब सेग्रीगेट करो करेक्टली। अगर सेग्रीगेट करेक्टली हुआ तो प्रोविजन देखो कि कैलकुलेट हुआ है ना प्रॉपरली, तो ये प्रोविजन वाले पॉइंट हो गया। तो 2 क्लासिफिकेशन, तीसरा प्रोविजन, चौथा मैंने बोला था अलग पॉइंट है वो अपने को याद रखना है। क्या याद रखना है सर, रिव्यू और कंपेयर करो। जो डेट ऑफ एनपीए थी ना, जो लोन अकाउंट की डेट थी ना एनपीए की, तो डेट ऑफ एनपीए मेंशन इन करंट ईयर स्टेटमेंट, उसको कंपेयर करो विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर, और अगर उसमें कोई चेंज है तो रीजन को असरटेन करो। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आगे आ जाओ। कोई अकाउंट रेगुलराइज्ड हुआ है नियर बैलेंस शीट डेट, मतलब वो रेगुलराइज किया गया है, बैलेंस शीट मतलब डेट के पास उसका पेमेंट करके उसको रेगुलराइज बनाया। तो अकाउंट विच हैज बीन रेगुलराइज बिफोर द बैलेंस शीट डेट, कैसे सर, जो ओवर ड्यू का अमाउंट था वो पेमेंट करके, तो वो देखना वो जेन्युइन सोर्स से होना चाहिए, तो वो शुड बी थ्रू जेन्युइन सोर्स। तो ऑडिटर उसको क्या, उस अकाउंट को क्या मानेंगे हम लोग, एनपीए नहीं मानेंगे अगर वो जेन्युइन सोर्स से रेगुलराइज किया गया है। अगर ऑडिटर को क्या एसेस करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान देखो, ऑडिटर एसेस करेगा कि वेदर द रीपेमेंट वाज आउट ऑफ द जेन्युइन सोर्स और नोट, यही मैंने पहले बोला था। अब देखो तीसरा पॉइंट, अगर कोई अकाउंट इनहेरेंट वीकनेस को इंडिकेट करता है तो डीम्ड एनपीए है भाई। व्हेन द अकाउंट इंडिकेट्स इनहेरेंट वीकनेस द अकाउंट शैल बी डीम्ड टू बी एनपीए, डीम्ड एज एनपीए। वेरी सिंपल। देखो क्लासिफिकेशन एज पर द पोजीशन एज ऑन डेट होता है, जो पोजीशन एज ऑन डेट है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। बट ध्यान रखना मेरे भाइयों, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल स्टैंडर्ड अकाउंट, सारे स्टैंडर्ड अकाउंट्स का हम लोग रिव्यू करेंगे। कब रिव्यू करेंगे सर, एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। वेरी सिंपल। ये एनपीए का जो रिकॉग्नाइज करते हैं अपन, कोई भी एनपीए रिकॉग्नाइज करते हैं तो कौन से कंसेप्ट पे, पास ड्यू कंसेप्ट या ओवर ड्यू कंसेप्ट, ना कि कोई बैलेंस शीट डेट पे नहीं करते, नॉट बेस्ड ऑन दी बैलेंस शीट डेट्स। अगर एनपीए अपने को रिकॉग्नाइज करना है तो वी रिकॉग्नाइज एनपीए ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पास ड्यू या ओवर ड्यू। जो ओवर ड्यू हो गया तभी तो एनपीए रिकॉग्नाइज करते हैं, कोई बैलेंस शीट डेट पे थोड़ी एनपीए अलग से रिकॉग्नाइज करते हैं। ड्राइंग पावर कैलकुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। इधर सुनो, जो ड्राइंग पावर कैलकुलेट करना है तो पहले आपको नहीं पता कैसे कैलकुलेट करना, दिमाग मत लगाओ, जो गाइडलाइंस दी है ना उसके हिसाब से कैलकुलेट करो। तो ड्राइंग पावर की कैलकुलेटेड एज पर द गाइडलाइंस फॉर्मुलेटेड बाय बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वेरी सिंपल। स्पेशल कंसिडरेशन दो, स्पेशल कंसिडरेशन किसको दोगे, शुड बी गिवन टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड स्टॉक कवर्ड अंडर एलसी। अगर कोई स्टॉक एलसी के अंदर कवर्ड है, लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर कोई गारंटी के अंदर कवर्ड है, तो उस ड्राइंग पावर कैलकुलेट करते समय उसको स्पेशल कंसिडरेशन दोगे। स्पेशल कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड स्टॉक कवर्ड अंडर एलसी और गारंटी। वेरी सिंपल। उसके बाद आप देखो ड्राइंग पावर कैलकुलेट करना है केयरफुली इन दी कंस्ट्रक्शन बिजनेस। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल। उसके बाद देखो स्टॉक ऑडिट होगा सर, स्टॉक ऑडिट किसका होगा, स्टॉक ऑडिट होगा सर इंक्लूडिंग ऑडिट ऑफ बुक डेट्स, मतलब स्टॉक ऑडिट भी होगा, डेटर्स का भी ऑडिट होगा। कौन से लोगों का होगा, जिनको फंड एक्सपोजर मिला है मोर देन दी स्टेपुलेटेड लिमिट। स्टेपुलेटेड लिमिट, जो स्टेपुलेटेड लिमिट है ना कि इतना लिमिट इनको मिलना चाहिए, उससे ज्यादा इनको फंड एक्सपोजर हुआ है, तो मतलब ज्यादा अमाउंट का लोन मिला है। वेरी सिंपल। तो इनका स्टॉक ऑडिट और ऑडिट ऑफ बुक डेप्ट होगा। वेरी सिंपल, देख लो पहले से गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए। स्पेशल कंसीडरेशन देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स को और स्टॉक जो कवर्ड है अंडर एलसी और गारंटी। ड्राइंग पावर बहुत केयरफुली कैलकुलेट करना है। कहां पे सर, जो कंपनी इंगेज्ड है इन दी कंस्ट्रक्शन बिजनेस। स्टॉक ऑडिट भी होगा और डेटर्स का भी ऑडिट होगा सर। कौन से केस में, जब उनको फंड एक्सपोजर मोर देन दी स्टेपुलेटेड लिमिटेड। वेरी सिंपल, वेरी इजी। सुनो, एसेट क्लासिफिकेशन करना है वो बोरोवर वाइज करना है, ना कि फैसिलिटी वाइज। देखो फैसिलिटी मतलब मैंने लोन लिया, राम ने लोन लिया फॉर एग्जांपल, गोल्ड लोन, होम लोन, ऑटो लोन। अगर ऑटो लोन उसका एनपीए होगा तो क्या होम लोन और गोल्ड लोन क्या एनपीए नहीं होगा क्या सर, वो तीनों भी एनपीए हो जाएंगे। तो क्या एसेट क्लासिफिकेशन जो करना है बोरोवर वाइज करना है, ना कि फैसिलिटी वाइज। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आ गया हो। अकाउंट में टेम्पररी डिफिशियंसी है सर। टेम्पररी डिफिशियंसी क्या है, बैंक शुड नॉट क्लासिफाई एन एडवांस अकाउंट एज एनपीए। सर उसको एनपीए नहीं घोषित करना। कब सर, अगर कोई टेम्पररी डिफिशियंसी है तो एनपीए कर दोगे क्या, नहीं करेंगे सर। अगर कोई एग्जिस्टेंस है सम डिफिशियंसी का विच आर टेम्पररी इन नेचर, तो हम उसको एनपीए नहीं घोषित करेंगे। वेरी सिंपल। सर एनपीए का कुछ बताओ तो, देखो उसने अपनी लिमिट रिन्यू नहीं कराई है ड्यू डेट पे, तो एनपीए घोषित कर देंगे क्या, नहीं करेंगे सर। बैलेंस आउटस्टैंडिंग, बैलेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग है, एक्सीडिंग द लिमिट टेम्पररी लिमिट एक्सीड कर दिया उसने, तो उसको
एनपीए घोषित करेंगे या नहीं करेंगे। और जो ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट हुआ है नॉट बेस्ड ऑन दी लेटेस्ट अवेलेबल स्टॉक स्टेटमेंट, मतलब लेटेस्ट अवेलेबल स्टॉक स्टेटमेंट पे अभी का ड्रॉइंग पावर अपने पास नहीं है, तो उसको क्या वो एनपीए घोषित कर देंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। सुनो, अभी अगर स्टॉक स्टेटमेंट अपन जो यूज करते हैं ड्रॉइंग पावर डिटरमाइन करने के लिए, वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में बोले तो शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ्स। उसके बाद में अगर स्टॉक स्टेटमेंट ओल्डर देन 3 मंथ्स है तो उसको क्या कहेंगे, कंसीडर्ड इरेगुलर करेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी। गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस, देखो जो एडवांसेस पे गवर्नमेंट ने गारंटी दी है कि ये पे नहीं करेगा तो गवर्नमेंट पे करेगी, इधर आओ नीचे। सर गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस पे देखो, इनकम रिकॉग्निशन, सुनो एनपीए हो गया, अगर एनपीए हो गया, गवर्नमेंट गारंटी दे रखी है उस इनकम की, मतलब उस पे इंटरेस्ट की या फिर उस लोन पे गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी है, इनकम रिकॉग्निशन कैसे करेंगे, इधर आओ देखो ध्यान से। सर इनकम रिकॉग्निशन गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस में, अगर वो गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस एनपीए हो गया तो रिकॉग्नाइज तभी करेंगे ना जब पैसा मिलेगा भैया। रिकॉग्नाइज व्हेन इंटरेस्ट इज रियलाइज्ड, जब रियलाइज तब उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। वेरी सिंपल। अब देखो गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस में एसेट क्लासिफिकेशन, अगर वो क्रेडिट फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैक की है, मतलब उस पर जो गारंटी दी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है और ओवर ड्यू है, तो एनपीए उसको तभी मानेंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो गारंटी इन्वोक कर दी, गारंटी मतलब तोड़ दी, वो गारंटी उन्होंने इन्वोक कर दी या रेप्यूडिकेट कर दी, कैंसिल कर दी, ठीक है, तो उसको एनपीए तभी मानेंगे, वरना उसको एनपीए नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर एसेट क्लासिफिकेशन क्रेडिट फैसिलिटी बैक बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, ओवर ड्यू हो गया तो एनपीए मान लो, चाहे उसने गारंटी दी, स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी कोई गारंटी नहीं, ठीक है, जुमला है, तो उसको एनपीए मानेंगे हमेशा। तो पर यहाँ कब मानेंगे सर, यहाँ पे तभी मानेंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो गारंटी कैंसिल कर दी या इन्वोक कर दी। वेरी सिंपल, वेरी इजी। इधर आओ सर, देखो इनकम रिकॉग्निशन में गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस अगर एनपीए होगा तो इंटरेस्ट रियलाइज होगा, तभी उसको अपन इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे। और एसेट क्लासिफिकेशन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैक कर रखी है तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी इन्वोक कर देता है तभी हम लोग क्या करेंगे, उसको एनपीए मानेंगे, अदरवाइज वो एनपीए नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट में दिमाग ही नहीं लगाना, एनपीए बात खत्म। अगर उन्होंने की नहीं की, अगर पेमेंट नहीं हुआ, ओवर ड्यू हो गया, तो स्टेट गवर्नमेंट का एनपीए मान लेंगे, अगर कोई भी गारंटी स्टेट गवर्नमेंट ने दी है। रीस्ट्रक्चर एडवांसेस मतलब, रीस्ट्रक्चर मतलब कुछ नहीं है, बैंक के पास जाएंगे, चेंज कर दे भैया, चेंज कर दे, क्या चेंज कर दे, मॉडिफिकेशन कर दे, जो टर्म्स ऑफ एडवांसेस है, कुछ कंसेशन दे, मेरे से इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा, अल्टरेशन करा लेंगे, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो अल्टरेशन कराएंगे, अल्टरेशन इंटरेस्ट में, रेट में, कुछ में भी करा सकते हैं, मॉडिफाई करा सकते हैं क्या, तो हाँ सर, इसी को रीस्ट्रक्चर एडवांसेस बोलते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। उसके बाद देखो बैंक रीस्ट्रक्चर कर सकता है क्या, हाँ जी सर रीस्ट्रक्चर कर सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव के साथ नहीं कर सकता। बैंक कैनॉट रीस्ट्रक्चर अकाउंट विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पुराने समय से उसको रीस्ट्रक्चर नहीं कर सकता बैंक। जब अगर रीस्ट्रक्चर, बैंक के पास कोई एप्लीकेशन आई रीस्ट्रक्चरिंग की, तो ये साफ साफ पता चल जाएगा ना, अकाउंट बहुत ही वीक है। तो इट इंप्लाइज व्हेन बैंक रिसीव एन एप्लीकेशन फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग, इट इंप्लाइज दैट द अकाउंट इज इंट्रिंसिकली वीक। वेरी सिंपल, वेरी इजी। इधर आओ, अगर रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तो अकाउंट्स डाउनग्रेडेड हो जाएगा, अगर स्टैंडर्ड एसेट है तो सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। और एनपीए तो सर क्या करता है, एनपीए तो एनपीए रहेगा ना, रिस्ट्रक्चरिंग कराओ रिस्ट्रक्चरिंग मत कराओ, एनपीए विल रिमेन इन द सेम कैटेगरी, सेम कैटेगरी। वेरी सिंपल, मजा आया। सर लिमिट रिव्यू नहीं की है, कोई एडॉक लिमिट आपने दी थी और वो लिमिट 180 दिन में आपने रिव्यू नहीं की, 180 डेज में इट हैज नॉट बीन रिव्यूड, तो उसको क्या करेंगे सर, शैल बी कंसीडर्ड एज एनपीए। वेरी सिंपल, मजा आया, आ गया। सर एग्रीकल्चर एडवांसेस है, सर एग्रीकल्चर रिलेटेड एडवांसेस है, तो एनपीए जो नॉर्म्स है इसमें किसके बेसिस पे होता है सर, क्रॉप सेशन के बेसिस पे अपन लोग एनपीए नॉर्म्स डिसाइड करते हैं। ये कैसे एनपीए होगा सर, क्रॉप सेशन के बेसिस पे होगा। ये क्रॉप सेशन हर एक की स्टेट लेवल कमिटी, हर एक स्टेट में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होगी जो डिसाइड करते हैं ये एनपीए नॉर्म्स, ठीक है। तो एनपीए नॉर्म्स हैव बीन अप्लाइड इन द अकॉर्डेंस विद द क्रॉप सीजन, ये क्रॉप सीजन डिटरमाइन करेगा, ठीक है। क्रॉप सीजन कौन डिटरमाइन करेगा, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी इन ईच स्टेट। उसके बाद में ये देखो, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स, ये एनपीए नॉर्म्स अप्लाई होंगे टू एग्रीकल्चर जो एडवांसेस है। वेरी सिंपल, अगर सर वो एग्रीकल्चरल एडवांसेस है और पर ये उसके ऊपर ये स्टेट वाले नॉर्म्स नहीं कर रहे, ये नॉर्म्स उस पर अप्लाई नहीं हो रहे, अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन द सर्कुलर, जो सर्कुलर में नहीं है उसके अलावा, तो उसका कैसे होगा सर, उसका क्या होगा, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनपीए होगा वो सेम होता है जैसे नॉन एग्रीकल्चर, उसको एग्रीकल्चर एडवांसेस मानो ही मत। देखो एक सर्कुलर बनाता है, सर्कुलर स्टेट लेवल बैंकर कमेटी बनाती है, उसमें वो क्रॉप सेशन डिटरमाइन करती है, ये क्रॉप का ऐसे ये क्रॉप सीजन होगा, ठीक है। उस क्रॉप सीजन के बेसिस पे एनपीए नॉर्म डिसाइड होते हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पे एग्रीकल्चर का करना है। और अगर इस सर्कुलर में नहीं है तो उसको उस एग्रीकल्चर वाले आइटम, कुछ एग्रीकल्चर उस अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन दिस सर्कुलर, वो सर्कुलर में नहीं है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनपीए कैसे होगा, अगर जो जैसे नॉन एग्रीकल्चर एडवांसेस का होता है वैसे होगा। वेरी सिंपल, मजा आया।
अपग्रेड कर सकते हैं क्या? अकाउंट का अपग्रेडेशन होना चाहिए स्ट्रिक्टली एज पर द टर्म्स ऑफ द आरबीआई गाइडलाइंस, जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। सेल परचेज ऑफ एनपीए, सर एनपीए को सेल भी कर सकते हैं क्या? परचेज भी कर सकते हैं क्या? हाँ जी सर। तो कुछ जनरल पॉइंट, कुछ अगर सेल करेंगे तो स्पेसिफिक पॉइंट, कुछ परचेज करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट। मैं पहले बताता हूँ, आपने सेल कर दिया एनपीए तो ऑडिटर क्या इंश्योर करेगा? भैया सेल कर दिया तो बुक में से हटाओ, रिमूव फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आफ्टर सेल, बात खत्म। अगर सेल प्राइस कम है, नेट बुक वैल्यू से सेल प्राइस कम है, मतलब शॉर्टफॉल जो हुआ है उसको डेबिट कर देंगे पीएनएल से। अगर सेल प्राइस ज्यादा है नेट बुक वैल्यू से, तो जो एक्सेस प्रोविजन है उसको रिवर्स नहीं करेंगे, मतलब एक्सेस जो पैसा है, जो एक्सेस क्रेडिट है उसको रिवर्स नहीं करेंगे, बट विल बी यूटिलाइज टू मीट द शॉर्टफॉल या लॉस ऑन दी अकाउंट ऑफ सेल ऑफ अनदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर कोई दूसरा एसेट एनपीए बेचोगे, उस पर अगर आपको लॉस है, इसमें तो आपका प्रॉफिट आया ना, वो प्रॉफिट उधर यूटिलाइज करके उसको, उस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, उस लॉस को उधर राइट ऑफ करेंगे। वेरी सिंपल। अभी परचेज के लिए कुछ स्पेसिफिक है पॉइंट है। परचेज में क्या होना चाहिए सर? जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट है एज पर द क्लासिफिकेशन स्टेटस इन द बुक्स ऑफ द परचेजिंग बैंक, तो इसका प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट अपने को करना पड़ेगा। परचेज किया एनपीए, एनपीए पे प्रोविजन बनेगा, तो कैसे बनेगा? जो क्लासिफिकेशन उसने कर रखा है, क्लासिफिकेशन स्टेटस इन दी बुक्स ऑफ दी परचेजिंग बैंक। कोई रिकवरी हो गई सर, जो आपने एनपीए लिया, परचेज किया, उस पर रिकवरी हुई है, तो पहला जाएगा एक्विजिशन कॉस्ट से। एनी रिकवरी विथ रिस्पेक्ट टू एनपीए परचेज फ्रॉम दी अदर बैंक, उसको पहले आप किससे एडजस्ट करोगे? एक्विजिशन कॉस्ट से एडजस्ट करोगे। सर और पैसा बच गया तो रिकॉग्नाइज कर लेना प्रॉफिट, क्यों चिल्ला रहा है? सर कैपिटल एडिक्वेसी, अगर कोई कैपिटल एडिक्वेसी, फॉर कैपिटल एडिक्वेसी बैंक ने क्या किया? 100% रिस्क वेट दिया है। किसको? जो यार एक तो एनपीए खरीदा है वो भी दूसरे बैंक, तो उसका रिस्क तो 100% रिस्क वेट ही तो असाइन करेंगे। ठीक है, परचेज सेल हो गया। जनरल पॉइंट, वेरी सिंपल, वेरी इजी। पता है सेल परचेज ऑफ एनपीए आपके पिछले एग्जाम में आया था। ठीक है, अब जनरल पॉइंट्स पढ़ते हैं, इधर आओ। जनरल में क्या पॉलिसी बना रखी होगी? वो पॉलिसी रिलेटिंग टू दी प्रोसीजर, वैल्यूएशन एंड डेलीगेशन ऑफ पावर, तो उस पर आप क्या करोगे? पॉलिसी देखना। उसके बाद में अगर एनपीए अगर बेचा है, ओनली सच एनपीए कैन बी सोल्ड, वही एनपीए बेच सकते हैं विच हैज रिमेंड एनपीए, जो 2 साल से एनपीए रहा है, फॉर दी एटलीस्ट 2 ईयर्स। वो एनपीए इन दी बुक्स ऑफ बैंक कितने साल से? 2 साल से, तभी बेचना, उससे पहले नहीं बेच सकते। अगर कोई एसेट आपने सोल्ड भी किया या परचेज भी किया, विदाउट रिकोर्स होना चाहिए। विदाउट रिकोर्स मतलब भैया तुम ये सेल करो या परचेज करो, ये बस ये याद रखना, वो विदाउट रिकोर्स होना चाहिए। मतलब क्या? इंटायर क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद द एनपीए शुड बी ट्रांसफर्ड टू द परचेजिंग बैंक। पूरा, भैया तुम एनपीए बेच रहे हो ना, एक बात बताओ, एनपीए बेच रहा हूं मैं, तो जितना भी क्रेडिट रिस्क है जो एनपीए से एसोसिएटेड है, वो सारा का सारा ट्रांसफर कर दो किसको? परचेजिंग बैंक को। तो ये मतलब क्या? विदाउट रिकोर्स बेसिस पे सोल्ड या परचेज होता है। वेरी सिंपल पॉइंट। अगर आपने सब्सिक्वेंट टू द सेल ऑफ एनपीए, आपने एनपीए बेच दिया, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, वी विल नॉट एज्यूम एनी लीगल, ऑपरेशनल और एनी अदर टाइप ऑफ रिस्क रिलेटिंग टू द सोल्ड एनपीए। सब्सिक्वेंट टू द सेल ऑफ एनपीए, बैंक डज नॉट एज्यूम एनी लीगल, ऑपरेशनल और या फिर कोई अदर टाइप ऑफ रिस्क रिलेटिंग टू द एनपीए विच हैज बीन सोल्ड। कैश बेसिस पे ही बेचना, कैश बेसिस पे ही एनपीए बेचना, कंटीजेंट बेसिस पे नहीं, कंटीजेंट प्राइस पे नहीं बेचना। क्या? द सेल कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड इज ऑन अपफ्रंट बेसिस। भैया ऐसा थोड़ी कि ये एनपीए तुम बेचोगे तब मुझे पेमेंट कर देना, उसका 10%, 20%, 90%, 80%, ये सब हटाओ, कोई कंटीजेंट प्राइस नहीं, अभी कैश दो और अभी एनपीए ले जाओ। वेरी सिंपल। बैंक ये याद रखे, जो उसने परचेज किया वही उसने, मतलब जो उसने पहले सोल्ड किया था वही वापस परचेज ना कर ले। द बैंक हैज नॉट परचेज द एनपीए विच इट हैज ओरिजिनली सोल्ड। वेरी सिंपल पॉइंट्स, एक बार रीडिंग करना, ठीक है, आपको अच्छे से याद रहेंगे। इसकी जानबूझ के मेमोरी टेक्निक नहीं बनाई, पूरा कंसेप्चुअल है, अगर आप 2 बार भी रीड करोगे तो आप लिख के आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ अदर एसेट्स। वेरिफिकेशन ऑफ अदर एसेट्स में देखो इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, देखो अदर एसेट में कुछ इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट है, तो उसका वेरीफाई कैसे करेगा ऑडिटर? भैया इंटर ऑफिस अकाउंट, इंटर ब्रांच अकाउंट, इंटर ऑफिस या इंटर ब्रांच अकाउंट्स कहाँ होते हैं? नॉर्मली कहाँ रिकनसाइल होते हैं? सेंट्रल लेवल पे ही होते हैं। वेरी सिंपल। अब उसके बाद में इंटर ब्रांच है ना, तो सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले लो प्राइम किससे? ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट में से, तो सारी इन्फॉर्मेशन ले लो, उसको हेड ऑफिस पर रिकनसाइल करो। ऑडिटर इंडिकेट कर देगा। ऑडिटर क्या इंडिकेट कर देगा? नंबर एंड अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंट्रीज। क्या इंडिकेट करेगा? ऑडिटर शुड इंडिकेट द नंबर एंड अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंट्रीज। वेरी सिंपल। और उसके बाद ऑडिटर शुड रिपोर्ट ऑन द ईयर एंड स्टेटस। ऑडिटर क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा क्या? ईयर एंड स्टेटस पे, ईयर एंड स्टेटस ऑफ इंटर ब्रांच अकाउंट्स पे क्या वो रिपोर्ट करेगा कि डेट अप टू विच अकाउंट्स हैव बीन रिकनसाइल, कि भैया इस डेट तक
ये ईयर एंड में बता देगा इस डेट तक सारे अकाउंट रिकनसाइल हो गए। नॉर्मली देखो, नॉर्मली सेंट्रल बैंक पे, सेंट्रल लेवल पे रिकन्सिलेशन होता है। अभी ब्रांच से आप क्या ले लो, ऑडिट रिपोर्ट ले लो, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले लो फ्रॉम ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट, ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट से आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले लो। आप इसका क्या रिपोर्ट करोगे ईयर एंड स्टेटस पे, तो आप क्या इंडिकेट होना चाहिए, देखो ऑडिटर शुड रिपोर्ट ऑन ईयर एंड स्टेटस, उसमें क्या इंडिकेट करेगा कि किस डेट तक उसने रिकन्सिलेशन उसने परफॉर्म किया, अकाउंट्स कब तक रिकनसाइल्ड है, और इंडिकेट कर दो नंबर और अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एंट्रीज, कोई डिस्क्रिपेंसीज फाउंड हुई है तो प्रॉपर्ली डेल्ट होना चाहिए, इसको ऐसे ही हाईलाइट करके रख लेना। स्टाम्प, स्टेशनरी और स्टाम्प आपकी मर्जी, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अभी नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम, अगर कोई एसेट है, कोई एसेट आपने एक्वायर किया, नॉन बैंकिंग एसेट जो अगर कोई क्लेम के सेटिस्फेक्शन में एक्वायर किया, पैसा नहीं दिया यार एसेट उठा के ले आए, बस यही कह रहा है, नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। तो सुनो, जो हेडिंग जानी है उसकी, तो देखो इंश्योर दैट द हेडिंग इंक्लूड्स दोज इमूवेबल प्रॉपर्टीज या टेंजिबल एसेट विच बैंक हैज एक्वायर्ड इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ डेब्ट ड्यू टू सेटिस्फेक्शन ऑफ डेब्ट्स में इसको एक्वायर किया, और दीज आर बीइंग हेल्ड, ये बात याद रखना कि ये सारी प्रॉपर्टी जो आपने सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम के अंतर्गत आपने एक्वायर की है वो क्या होनी चाहिए, हेल्ड फॉर द इंटेंशन ऑफ बीइंग डिस्पोज ऑफ, ये डिस्पोज ऑफ के इंटेंशन से होनी चाहिए। फिर से सुनो, हेडिंग में क्या होगा, इसको एक बार मैं वापस से बता देता हूँ। नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम, फिर से सुनो, इंश्योर करें कि जो हेडिंग है उसमें एक हेडिंग में इंक्लूड हो, क्या हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी या इंटेंजिबल एसेट जो बैंक ने एक्वायर किया इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ डेब्ट या क्लेम, ठीक है। उसके बाद में देखो, दीज आर बीइंग हेल्ड विद इंटेंशन ऑफ बीइंग डिस्पोज, ये इंश्योर करो ये डिस्पोज ऑफ के लिए ही हेल्ड किए गए। अब सुनो, उस एसेट को आप वेरीफाई करो, एसेट को जो आपने उसकी बुक्स में आ रहा होगा, तो एसेट को कैसे वेरीफाई करोगे, विथ रेफरेंस टू रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर अपने इसको एक्वायर किया तो उस एसेट को आप वेरीफाई करोगे विथ रेफरेंस टू दी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सर उसका ओनरशिप हमारे में लीगली वेस्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो बाइक उठा के ले आया कि भैया इसने पेमेंट नहीं किया, वो लीगली हमारे अंदर वेस्ट होना चाहिए विद द बैंक, उसमें लीगली वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उसका प्रोविजन बनेगा, प्रोविजन बनाने के लिए AS 29 फॉलो करना भैया, कंप्लायंस करना है विद सेक्शन 9 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑन होल्डिंग पीरियड। देखो जो भी एसेट आपने ये एक्वायर करते हैं ना, नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम, जो कोई आप एसेट उठा के लाए वो मैक्सिमम 7 ईयर तक ही आप होल्ड कर सकते हो। और सर डेट ऑफ एक्विजिशन आप इंश्योर करो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन की एसेट कैसे रिकॉर्ड होगा, तो एसेट शुड बी रिकॉर्डेड जो बुक वैल्यू थी ना एडवांसेस की, जो एडवांसेस अपना पेंडिंग था, इतना पैसा नहीं दिया, नेट बुक वैल्यू ऑफ एडवांसेस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, विच एवर लोअर पे आपको रिकॉग्नाइज करना है। वेरी सिंपल, वो कब रिकॉग्नाइज करना है, डेट ऑफ एक्विजिशन पे। ये हो गया अपना नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। पेज 5 और पेज 6 बचा है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज पे आ जाओ, पेज 6 है, फिर अपन खत्म करते हैं इसको, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी क्या होता है सर, कैपिटल एडिक्वेसी इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज, बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल रिसोर्सेज है कि नहीं है इन रिलेशन टू द रिस्क एसोसिएटेड विद इट्स ऑपरेशन। वेरी सिंपल, कैपिटल एडिक्वेसी मेजर्स में देखो टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल। टायर 1 कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल और डिस्क्लोज रिजर्व। बैंक की हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल होती है क्योंकि ये अवेलेबल है आपके लॉसेस कवर करने के लिए, फुल्ली अवेलेबल टू कवर दी लॉसेस। अभी टायर 2 कैपिटल क्या है, टायर 2 कैपिटल में क्या है, सर्टन रिजर्व्स और सर्टन टाइप ऑफ सबऑर्डिनेटेड डेब्ट्स है। अब बताओ एक बात आपको मैं बताता हूँ, टायर 2 कैपिटल 2 मतलब छोटू, तो 2 क्या है, स्मॉलर या इक्वल्स टू, तो टायर 2 कैपिटल हमेशा स्मॉलर या इक्वल्स टू होनी चाहिए टायर 1 कैपिटल के साथ। अब देखो कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो CRAR मतलब कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो कैसे निकालेंगे, कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट मतलब रिस्क वेटेड एसेट और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो टोटल एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड है ना, एलिजिबल टोटल कैपिटल फंड को डिवाइड कर दो रिस्क वेटेड एसेट्स और टोटल बैलेंस शीट आइटम से, मल्टीप्लाई करो 100 तो आपका आ जाएगा कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो। और मिनिमम कितना होना चाहिए, CRAR कितना होना चाहिए, 9% होना चाहिए। सिंपल। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है, इधर आओ। स्ट्रेस टेस्टिंग बहुत सिंपल है, स्ट्रेस टेस्ट डिजाइन किया जाता है। सर स्ट्रेस टेस्ट किस लिए डिजाइन किया जाता है कि बैंक के पास इनफ कैपिटल है कि नहीं है, सर इनफ कैपिटल है कि नहीं है, वो सर्वाइव कर जाए। क्या सर्वाइव कर जाए, प्लॉजिबल एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन। सर देखो इकोनॉमिक कंडीशन तो कभी भी खराब हो सकती है, तो एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन के पास बैंक के पास इनफ कैपिटल है ना, तो जब अगर एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन हो गई तो स्ट्रेस टेस्ट इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं, ये चेक करने के लिए, ये समझने के लिए कि बैंक के पास इनफ कैपिटल है ना कि वो एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन में सर्वाइव कर जाए। तो सर्वाइव प्लॉजिबल एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन, वेरी सिंपल। उसके पास इनफ बफर होना चाहिए। इनफ बफर किस लिए होना चाहिए कि एडवर्स सिचुएशंस में भी, एक्सट्रीम सिनेरियोज में भी वो स्टे अफ्लोट, मतलब तैरते रहे, स्टे अफ्लोट, डूबे नहीं, ठीक है। अभी ये स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या है, आरबीआई ने क्या कहा, एक कॉमर्शियल बैंक
ऑल कॉमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक सेल पुट इन प्लेस अ बोर्ड अप्रूव्ड स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क। ये मैं एक आपको बताता हूँ, ठीक है। स्ट्रेस टेस्टिंग में स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क होगा। तो बैंक आरबीआई ने क्या बोला है, कॉमर्शियल बैंक, देखो रीजनल रूरल बैंक को हटा दो और लोकल एरिया बैंक्स को हटा दो, वो लोग क्या करेंगे, स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क लगाएंगे। ये फ्रेमवर्क अप्रूव्ड होना चाहिए बोर्ड के साथ, और इसको इस स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कहाँ इंटीग्रेट, किस में करना है, आरएमएस मतलब रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में अपना इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेसल 3 फ्रेमवर्क। बेसल 3 फ्रेमवर्क भी कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट के कंप्लाइंस पे बात करता है। कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट कंप्लाइंस से रिलेटेड है सर। बेसल कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स आर फॉर प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर और शेयर होल्डर्स की बात करता है। प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स एंड शेयर होल्डर्स, क्या प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स एंड शेयर होल्डर्स बाय प्रिस्क्राइबिंग रूल्स, मतलब प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स देता है, बाय प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स फॉर मेजरिंग कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल एडिक्वेसी को मेजर कर सकते हैं। अभी ये ग्लोबल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, क्या बेसल 3 फ्रेमवर्क ग्लोबल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है। ये किस पे सर, किस पे स्टैंडर्ड है, ग्लोबल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। आप अगर तीनों पॉइंट देखो तो पहला वाला पॉइंट ऊपर से कॉपी है, कैपिटल एडिक्वेसी। स्ट्रेस टेस्टिंग भी अपन पढ़ लिए, तो याद क्या रखना है, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, वेरी सिंपल। बेसल 3 अकॉर्ड किस पे एम करता है, तो सर देखो ए से 8, अब इसका मेमोरी टेक्निक प्लीज लिख लेना, ए से एबिलिटी होनी चाहिए, आर से रिस्क मैनेजमेंट, टी से ट्रांसपेरेंसी। अब सुनो, अगर बेसल 3 किस पे एम करता है, इंप्रूविंग दी बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी, बैंकिंग सेक्टर की एबिलिटी क्या कर सके, बैंकिंग सेक्टर एब्जॉर्व कर सके, कोई भी शॉक्स जो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल स्ट्रेस से आए हैं वो बैंक एब्जॉर्व कर सके। ये इंप्रूव करता है बैंकिंग सेक्टर की एबिलिटी कि वो एब्जॉर्व कर सके शॉक्स जो अराइज, शॉक्स कहाँ से अराइज हुए हैं, कोई भी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेस से अराइज हुए हैं। इंप्रूव क्या करेंगे, आर से रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, टी से स्ट्रेंथन करने हैं बैंक के ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। वेरी सिंपल, आ जाओ। देखो लायबिलिटी में करंट एंड सेविंग अकाउंट्स मैंने बस इसलिए यहाँ पे डाला है कि इनऑपरेटिव अकाउंट्स क्या होता है, कोई भी अकाउंट में 2 साल से ट्रांजैक्शन नहीं हुए तो इफ देयर आर नो ट्रांजैक्शन इन द अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, वो क्या हो जाएंगे, इनऑपरेटिव हो जाएंगे, और उनको आपको ध्यान से देखना है। टर्म डिपॉजिट्स में क्या होता है, आपको बल्क डिपॉजिट में ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई इन केस ऑफ बल्क डिपॉजिट। बल्क डिपॉजिट क्या कहेंगे, 2 करोड़ या उससे ज़्यादा फॉर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, तो उसमें क्या करना चाहिए, करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया है ना, ये मतलब ऑफर किया गया है ना, ये ऑडिटर चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर क्लोजर हो जाता है टर्म डिपॉजिट का तो फॉर क्लोजर पेनल्टी लगेगी। ऑडिटर क्या चेक करेगा, करेक्टनेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट सैंपल बेसिस पे चेक करेगा, और एग्जामिन क्या करेगा, जो डिपॉजिट रिसिप्ट्स है और जो केस सर्टिफिकेट्स इशूड हुए वो सीरियली होने चाहिए, ठीक है। स्क्रीन पे आ रहा है। उसके बाद आप आ जाओ बिल्स पेएबल पे। बिल्स पेएबल इंपॉर्टेंट है, कंटीजेंट लायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और टीटी और डीडी के ऊपर भी आपसे इंटरनल कंट्रोल पूछ लेना, तो ये सेम ही लिखने हैं। तो देखो इवेल्युएट करो एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर बिल्स पेएबल, तो ये सारे कंट्रोल्स होने चाहिए ओवर बिल्स पेएबल। तो पहला बहुत सिंपल आपको मैं बताऊं, इसको कैसे याद रखना, ऐसा सर्कल कर लो, ड्राफ्ट ट्रेवलर्स चेक, ड्राफ्ट और ट्रेवलर्स चेक्स, अनयूज्ड फॉर्म्स, एक सेकेंड, अनयूज्ड फॉर्म्स, उसके बाद में देखना डीडी, उसके बाद में टीटी एंड डीडी। तो देखो अगर आप ये देखो डीडी है, मतलब डीडी और टीटी, ये तो 2 पॉइंट, डीडी और टीटी मतलब सेम हो गए। उसके बाद ड्राफ्ट या ट्रेवलर चेक और अनयूज्ड फॉर्म, ये 2 पॉइंट हो गए, और एक बैंक के पास कोड होना चाहिए, बस आपको सारे पॉइंट याद रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ इसको, ठीक है। अब सुनो क्या होना चाहिए, ड्राफ्ट और ट्रेवलर्स चेक्स है वो कैसे होने चाहिए, शुड बी मेड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो ड्राफ्ट और ट्रेवलर्स चेक शुड बी मेड इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। अनयूज्ड फॉर्म है अगर कोई, तो वो कस्टडी में रहेंगे, कोई भी रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर के, बैंक के पास रिलायबल प्राइवेट कोड होने चाहिए। सिग्नेचर ऑफ डीडी को आप चेक करोगे, जो स्पेसिमेन है सिग्नेचर बुक की, उसमें आप सिग्नेचर बुक से वेरीफाई करोगे। ऑल टीटी एंड डीडी, अगर बैंक ने, ब्रांच ने इशू किया है तो ऑल टीटी एंड डीडी इशूड बाय ब्रांच शुड बी इमीडिएटली कंफर्म्ड बाय एडवाइसेस, एडवाइसेस से उसको ब्रांच कंसर्न से क्या करना है, उसको कंफर्म करना है। कोई भी, अब देखो ये आपके इंटरनल कंट्रोल्स की बात हो गई, ओवर बिल्स पेएबल, तो ये कंट्रोल्स क्या क्या होंगे, ये सारे कंट्रोल्स हमने डिस्कस कर लिए। ड्राफ्ट ट्रेवलर चेक्स शुड बी मेड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई अनयूज्ड फॉर्म है तो कस्टडी में रहेगा रेस्पॉन्सिबल, बैंक के पास प्राइवेट मतलब रिलायबल प्राइवेट कोड होने चाहिए, जो सिर्फ रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को ही पता होने चाहिए। सिग्नेचर की है डीडी पे वो चेक होगी बाय ऑफिसर जो उसके पास सिग्नेचर बुक है, और टीडी और टीटी मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर, और जो डीडी डिमांड ड्राफ्ट जो इशू किया है ब्रांच ने, वो इमीडिएटली कंफर्म करेंगे बाय एडवाइसेस टू द ब्रांच कंसर्न। वेरी सिंपल, इधर आओ, आप एग्जामिन करो। एग्जामिन क्या करोगे, सैंपल ऑफ आउटस्टैंडिंग आइटम्स, जो बिल्स पेएबल में सैंपल्स
देखो बिल्स पेबल्स में क्या होंगे, कुछ आउटस्टैंडिंग आइटम होंगे, तो सैंपल बेसिस पे आप उसको विद रिलेवेंट रजिस्टर से एग्जामिन करो, ठीक है। अगर कोई आउटस्टैंडिंग डेबिट है इन रेस्पेक्ट ऑफ डीडी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट पेड हो गए विदाउट एडवाइस, देखो अपन ने पढ़ा था ना कि कंफर्म बाय एडवाइस, बट यहाँ हो गए पेड विदाउट एडवाइस, तो रीजन असर्टेन करो कि क्या क्यों हो गए। कोई ओल्ड डेबिट बैलेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ डीडी, डिमांड ड्राफ्ट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट पेड विदाउट द एडवाइस शुड बी असर्टेन, ये रीजन असर्टेन करना है। और कॉरस्पेंडेंस विद अदर ब्रांचेस, कॉरस्पेंडेंस विद अदर ब्रांचेस आफ्टर द ईयर एंड शुड बी एग्जामिन्ड, देखो कॉरस्पॉन्डेंस विद द अदर ब्रांचेस आफ्टर द ईयर एंड शुड बी एग्जामिन्ड स्पेशली फॉर द लार्ज वैल्यू आउटस्टैंडिंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट डेट, ठीक है, वेरी सिंपल। तो बिल्स पेबल वाले प्लीज ये कंट्रोल्स आप मत भूलना, ये कंट्रोल्स आपको याद रखने और कैसे याद रखने मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद कंटीजेंट लायबिलिटी पे आ जाओ। कंटीजेंट लायबिलिटी पे अगर ऑडिट अप्रोच पूछे या फिर पूछे कि आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है मैनेजमेंट से, तो आपको ये 4 आइटम लिखने हैं। तो कंटीजेंट लायबिलिटी में देखो ऑफ बैलेंस शीट आइटम, पहले इसको ऊपर जो मैंने किया उसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड आ जाएगी स्क्रीन, ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटी पे आ जाओ। तो यहाँ मैंने बोला रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का भी अगर पूछ ले कि रिप्रेजेंटेशन किससे ऑडिटर को लेनी है, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, तो इन चार चीज़ों के बारे में रिप्रेजेंटेशन लेना है। ऑडिट अप्रोच पूछे तो भी यही आंसर लिखना है, ठीक है। अब आ जाओ ऑफ बैलेंस शीट, देखो कंटीजेंट लायबिलिटी है तो ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन की बात होगी ना, तो ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन जो भी है वो अकाउंटेड हो जाने चाहिए बुक्स में, ठीक है, अकाउंट हो जाने चाहिए। और अगर अकाउंट होंगे तो डिस्क्लोज भी होंगे सर, और अकाउंट कैसे होंगे सर वो भी देखेंगे। तो सर सुनो, ऑल द ईयर एंड कंटीजेंट लायबिलिटी हैव बीन डिस्क्लोज, पहले आपने अकाउंट कर लिया, डिस्क्लोज कर लिया। डिस्क्लोज कैसे करोगे, आपको कुछ एस्टिमेशन तो करना पड़ेगा ना, तो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द कंटीजेंट लायबिलिटीज आर बेस्ड ऑन द बेस्ट एस्टिमेट इन टर्म्स ऑफ AS29, ठीक है। तो देखो आप अकाउंट करो, अकाउंट और डिस्क्लोज करना है, तो AS29 को फॉलो करोगे, आपको ये 3 पॉइंट याद रहेगा कि देखो एक तो उसको अकाउंट करो जो बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन है, उसके बाद जो ईयर एंड में सारे कंटीजेंट लायबिलिटी उसको डिस्क्लोज करो। फिर ये सब कैसे होगा सर, AS29 की हेल्प से ही होगा ना, कि उसमें क्या करोगे आप एस्टिमेट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, उसका कितना फाइनेंशियल इफेक्ट होगा कंटीजेंट लायबिलिटी का, वो किसके बेस पे होगा, वो AS29 के बेस पे ही अपन निकालेंगे। उसके बाद में आप बताओ, आप जब इतनी सारी कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में बता रहे तो कुछ तो इसको डॉक्यूमेंट से सपोर्ट करो। ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन आर सपोर्टेड बाय अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स, तो इन सब चीज़ों के बाद रिप्रेजेंटेशन ले लो मैनेजमेंट से, वेरी सिंपल। आ जाओ सर आपको ये करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है एग्जाम में कि प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताओ। सर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताओ क्लेम्स का, तो सर क्लेम्स का नहीं, कंटीजेंट लायबिलिटी का, ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी का प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद देखो क्लेम्स में क्या है, क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नोलेज्ड एज डेब्ट, क्लेम्स बैंक के अगेंस्ट है पर अभी तक उसको बैंक ने एक्नोलेज नहीं किया एज अ डेब्ट, तो आप पहले क्या लिखोगे क्लेम्स। अब मैं इसको पहले ये बताता हूँ याद कैसे रखना है। क्लेम लायबिलिटी गारंटी एक्सेप्ट, क्लेम लायबिलिटी में कन्वर्ट हो गई, क्लेम किस में कन्वर्ट हो गई, लायबिलिटी में, और लायबिलिटी को क्या करोगे आप गारंटी देके एक्सेप्ट कर लो। क्लेम लायबिलिटी गारंटी एक्सेप्ट, क्लेम लायबिलिटी गारंटी एक्सेप्ट, ये आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में भी, ठीक है। अब इसको एक बार, ठीक है, पहला हो गया क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नोलेज एज डेब्ट, अभी उसको एक्नोलेज नहीं किया एज ए डेब्ट। अभी दूसरा क्या, लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, कोई पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट पे लायबिलिटी है तो उसका प्रेजेंटेशन देखो। फिर क्या, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ, लायबिलिटी ऑन अकाउंट, एक तो लायबिलिटी हो गई पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट की, एक लायबिलिटी होगी आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, क्या आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट या डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लायबिलिटी, कौन सी दो लायबिलिटी, फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग कोई फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है या डेरिवेटिव है। पहला क्लेम, तो क्लेम लायबिलिटी के 2 पॉइंट, क्लेम लायबिलिटी गारंटी एक्सेप्ट, तो गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो गारंटी गिवन। और लास्ट पॉइंट एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, ये सारा प्रेजेंटेशन करना है। कोई भी अदर आइटम फॉर विच बैंक इज कंटिजेंटली लायबल, ठीक है, इसको प्लीज याद करना, वापस से बोलूंगा मैं इसको, मेरा मन नहीं है लेकिन ये एग्जाम में आता है इसीलिए बोलूंगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, क्या क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक, जो बैंक के अगेंस्ट क्लेम है बट एक्नोलेज नहीं है एज अ डेब्ट, लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट या फिर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके ये दोनों लायबिलिटी फिर क्या करेंगे, क्लेम लायबिलिटी गारंटी को बना के एक्सेप्ट कर लेंगे, तो गारंटी गिवन ऑन द बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, अदर आइटम्स फॉर विच बैंक इज कंटिजेंटली लायबल, मुझे याद हो गया, आप लोग भी कर लेना प्लीज, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर्स चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, टेंशन ना लो, सब हो जाएगा। ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, कंटिजेंट लायबिलिटी का ऑडिट प्रोसीजर, देखो यहाँ पे आपने ऑडिट अप्रोच पढ़ा था, अब क्या पढ़ेंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, इधर आओ।
ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे याद रखेंगे कंटीजेंट लायबिलिटी के मैं बताता हूँ। अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, लेटर ऑफ क्रेडिट और या फिर कंफर्ट लेटर। देखो LC मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है, और उसको CL कर दोगे तो कंफर्ट लेटर हो जाएगा। अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल आपको याद रहता है। तो ऑडिट प्रोसीजर्स में अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल मतलब LC बोला था, फिर मैंने बोला LC को अलग कर दोगे तो लेटर ऑफ क्रेडिट को CL कर दो तो कंफर्ट लेटर बन जाएगा। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। और कंप्लीटनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करते हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होने चाहिए कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए? असर्टेन करो अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ द बैंक। क्या करना है? अकाउंटिंग सिस्टम असर्टेन करना है, ये देखने के लिए कि प्रोवाइड करता है ना ऑफ द बैंक, प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट रिकॉर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ऑब्लिगेशन। उसके लिए अकाउंटिंग सिस्टम आप असर्टेन करो और ये सारे एडिक्वेट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए ना बैंक ने फॉर सच ऑब्लिगेशन। वेरी सिंपल। एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स आप देखोगे, किस चीज़ के लिए आप इंटरनल कंट्रोल देखोगे? टू इंश्योर दैट द ट्रांजेक्शन गिविंग राइज टू कंटीजेंट लायबिलिटी आर एग्जीक्यूटेड ओनली बाय पर्सन ऑथराइज्ड। एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स आपको क्या करने हैं? इंश्योर करने हैं। एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट ट्रांजैक्शन गिविंग राइज टू कंटीजेंट लायबिलिटी आर एग्जीक्यूटेड ओनली बाय पर्सन ऑथराइज्ड। वो पर्सन ऑथराइज्ड है। अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल आपने देख लिया। अब सुनो, लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या देखना? तो वेरीफाई इन केस ऑफ LCs, इन केस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। वेरीफाई इन केस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड। अगर आप इंपोर्ट करते हो गुड्स का और LC है उसके रिलेटेड, तो वेरीफाई इन केस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स पेमेंट टू द ओवरसीज सप्लायर इज मेड बेस्ड ऑन द शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। तो बैंक जो LC आई उसका पेमेंट कैसे करेगी? अगर इंपोर्ट पे है तो इंपोर्ट पे पेमेंट किसके बेसिस पे होगा? इंपोर्ट पे जो पेमेंट होगा वो इज मेड बेस्ड ऑन दी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को देख के पेमेंट लगाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कंप्लीटनेस कर लो, जो टेस्ट करो कंप्लीटनेस ऑफ द रिकॉर्डेड ऑब्लिगेशन। जो रिकॉर्डेड ऑब्लिगेशन है उसका कंप्लीटनेस टेस्ट करो। उसके बाद में देखो कि जो कंफर्ट लेटर इशू किए गए हैं, कंफर्ट लेटर्स इशू किए गए हैं, रिव्यू वेदर द कंफर्ट लेटर इशूड बाय द बैंक हैज बीन कंसिडर्ड फॉर डिस्क्लोजर ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। आप ये चेक करो जो कंफर्ट लेटर बैंक ने दिए हैं वो डिस्क्लोज किए गए हैं एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी, हैज बीन कंसिडर्ड फॉर डिस्क्लोजर ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद ये 3 पॉइंट है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूँ, इधर आओ। पहला है क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नोलेज एज डेप्ट। क्लेम बैंक के अगेंस्ट है पर एक्नोलेज नहीं किया गया है तो डेप्ट। अभी एक्नोलेज नहीं किया है तो कोई सब्सिक्वेंट इवेंट होगा, अगर वो हमें पता चल जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको अभी एक्नोलेज करना है कि नहीं करना। तो रिव्यू करो सब्सिक्वेंट इवेंट का, ठीक है। और आइडेंटिफाई तो करने पड़ेंगे ना ऐसे आइटम्स। कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे? मिनट्स देखो, BOD की, कमिटी की, कॉन्ट्रैक्ट्स देखो, एग्रीमेंट देखो, अरेंजमेंट देखो टू आइडेंटिफाई सच क्लेम्स। तो क्या देखो? मिनट्स देखो, BOD की, कमिटी की, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई एग्रीमेंट, कोई अरेंजमेंट है तो आइडेंटिफाई करो, ठीक है। उसके बाद में ये 2 हो गए। एक और है सर, एग्जामिन करो रिलेवेंट एविडेंस। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको रिलेवेंट एविडेंस मतलब उससे एग्जामिन करो। एग्जामिन कैसे करोगे? किसी लॉयर से कॉरस्पोंडेंस विद लॉयर्स, वर्कर्स, ऑफिसर, इन सबसे पूछो। तो रिलेवेंट एविडेंस आप आइडेंटिफाई करो, मिनट्स ऑफ मीटिंग आप देखो, और कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है तो उसका रिव्यू करो और जाके मैनेजमेंट से ही पूछ लो। असर्टेन फ्रॉम द मैनेजमेंट स्टेटस ऑफ क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। और उसके बाद में लास्ट पॉइंट क्या है? वेरीफाई करो आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लाइक ऑप्शन, इंटरेस्ट रेट, स्वैप्स, ये सब आपको पता है। आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पता है ना सर, ऑप्शंस होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, स्वैप, ETC, तो सबको क्या करना है? वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरी सिंपल। उसके बाद आ जाओ गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अभी गारंटी देते हैं, हाँ तो सर इसमें गारंटी पे गारंटी खेला और कुछ नहीं किया। देखो आपको बताऊं, इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए ओवर इशुएंस ऑफ गारंटी। कंट्रोल रखो, कोई अनयूज्ड गारंटी फॉर्म है तो उस पर कंट्रोल क्या होंगे? केप्ट अंडर द कस्टडी ऑफ रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर। तो इंटरनल कंट्रोल ओवर इशुएंस ऑफ गारंटी, कंट्रोल ओवर अनयूज्ड गारंटी फॉर्म्स। उसके बाद एग्जामिन करो गारंटी रजिस्टर को और चेक करो गारंटी रजिस्टर को। एग्जामिन क्या करोगे कि अगर प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स फॉर मार्किंग अप वेदर द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स फॉर मार्किंग ऑफ एक्सपायर्ड गारंटी, कोई गारंटी एक्सपायर हो गई तो उसको मार्क ऑफ किया है ना, तो इसके प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसके लिए आप एग्जामिन करो गारंटी रजिस्टर। वेरी सिंपल। चेक करो गारंटी रजिस्टर को। क्यों चेक करना है? ऑल आउटस्टैंडिंग गारंटीज आर डिस्क्लोज, इसीलिए ऑल आउटस्टैंडिंग गारंटीज आर डिस्क्लोज। फिर अगर कोई क्लेम अराइज होती है तो AS 29 जिंदाबाद। अभी सुनो, इंटरनल कंट्रोल देखा, फिर आपने कंट्रोल ओवर अनयूज्ड गारंटी फॉर्म्स देखा, फिर गारंटी रजिस्टर का एग्जामिन करोगे क्योंकि मार्किंग एक्सपायर्ड गारंटी की मार्किंग ऑफ हुई है ना। फिर गारंटी रजिस्टर को चेक करो। ये किस लिए चेक करोगे? सारी आउटस्टैंडिंग गारंटी डिस्क्लोज हुई है और इन केस ऑफ एनी क्लेम अराइजेस तो AS 29, ठीक है। अब थोड़ा सा और बचा है, हिम्मत।
मैं हिम्मत खुद को बोल रहा हूँ, आप लोग भी करो। एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन। एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, इसमें क्या होता है, आप इवेल्युएट करो एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो अच्छे से पढ़ते हैं, सुनो। एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस में क्या है, इंटरनल कंट्रोल, सेम पॉइंट है। और देखना लेटर ऑफ क्रेडिट पे और कंफर्ट लेटर पे लेटा होगा, देखना। अब मैं आपको बता ही देता हूँ, इधर एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, उसमें क्या है, इवेल्युएट करो एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, फिर उसकी कस्टडी ऑफ अनयूज्ड एलसी फॉर्म, ठीक है। और वेरीफाई करो बैलेंस ऑफ एलसी, जो एलसी का बैलेंस है ना, वो वेरीफाई कैसे करोगे, जो रजिस्टर मेंटेन किया उसमें से जाके आप इसको वेरीफाई करो। और कोई भी ऑब्लिगेशन कास्ट हुई है इन रेस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ कंफर्ट, इंश्योर करो वो अमाउंट डिस्क्लोज हुआ है एज ए कंटीजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। इस पेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्स पेबर, कंटीजेंट लाइबिलिटी का ये प्रेजेंटेशन, ऑडिट प्रोसीजर्स और ऑडिट अप्रोच, और ये दोनों फ्रेमवर्क रीड कर लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट अगर कोई नेशनलाइज्ड बैंक की है और सेबी की है, एड्रेस किसको होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अनऑडिटेड ब्रांचेज है, डिस्क्लोज करो डिटेल्स ऑन अनऑडिटेड ब्रांच, अनऑडिटेड ब्रांचेज की डिटेल्स, अनऑडिटेड ब्रांचेज की डिटेल्स डिस्क्लोज करना है। उसमें ये क्वांटिफाई भी करना है कि क्या क्वांटिफाई करना है कि इतने एडवांसेस, इतने डिपॉजिट, इतने इंटरेस्ट इनकम, इतनी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्या है, रिलेट करती है अनऑडिटेड ब्रांच से, और ये ऑडिट नहीं हुई है। वेरी सिंपल, LFAR 30 जून से पहले सबमिट हो जानी चाहिए। LFAR मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेबल है सारी बैंक को, इंक्लूडिंग ब्रांचेस को प्रिपेयर करेगा स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर, सेंट्रल ऑडिटर्स। LFAR सबमिट होती है इन दी फॉर्म ऑफ क्वेश्चनियर्स। इसमें कौन से एरियाज कवर है, कैश, बैंक, कैश बैलेंसेस और इन्वेस्टमेंट, और क्या सर, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, ठीक है। कंसोलिडेशन हेड ऑफिस पे होगा। LFAR सबमिट कौन करेगा, सबमिट को स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स करेगा, किसको करेगा, मैनेजमेंट को। ऑडिट कमेटी रिव्यू करेगी LFAR को और एक्शन लेगी, कोई भी अगर इरेगुलरिटीज होगी तो टेक एक्शन ऑन इरेगुलरिटीज, और सबमिट करेगी कॉपी ऑफ LFAR और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स टू RBI विद इन 60 डेज, ठीक है। अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में देखो, सर्कुलर ऑन बैंक फ्रॉड अप्लाई होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक। सुनो, सेक्शन 143(12) फ्रॉड वाला भी होता है, अप्लाई होता है इस पे। और एक आपने देखो, एक और आपने देखा होगा जो हम लोग रिपोर्टिंग वाले चैप्टर में आपके दिया हुआ है, 143 वाला रिपोर्टिंग में आपने रूल 11 वाले मैटर्स पढ़े हैं, उस पर भी ऑडिटर्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, भले वो बैंक की ऑडिट कर रहा है। अब सुनो, रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स में क्या है कि ये रिपोर्ट्स और ये सर्टिफिकेट इशू करना है सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को, कर सकता है। उसमें कौन से होते हैं, रिको, अगर कोई सिक्योरिटी का रिकंसिलेशन है तो उस पर सर्टिफिकेट दे सकता है। अब देखो, ICFR मतलब असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस का असेसमेंट किया और उस पर सर्टिफिकेट दे सकता है। LFAR हमने पढ़ा, SLR के रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना हमने पढ़ा, RBI की गाइडलाइन से किस पे, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग पर, तो इससे इसका वेरिफिकेशन पे आपने सर्टिफिकेट दे दिया। C कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे दे दिया। LM मतलब एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पे भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। कंकरेंट ऑडिट आप लोग को अच्छे से पता है, वो साथ साथ चलते रहती है। तो इसमें क्या स्कोप देखो, कैश कवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज करेंगे, एडवांसेस करेंगे, हाउस कीपिंग, ये सारा स्कोप है, मतलब ये सारा कंकरेंट ऑडिट में कवर होता है। बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉरेन एक्सचेंज के पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखना है। कवरेज क्या क्या होगा अगर आप कंकरेंट ऑडिट करोगे, तो इंटरनल ऑडिट के हेड पे मतलब उसके डिस्क्रिप्शन पे, बट उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑडिट कमेटी बोर्ड से। ACB, कैश अपने से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टमेंट भी अपने से देख लो, रीड करो, छोड़ देना। एडवांसेस को देख लो, सैंक्शन होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द डेलीगेटेड अथॉरिटी, सिक्योरिटी जो है प्रॉपर्ली रिसीव्ड और रजिस्टर्ड होनी चाहिए, पोस्ट डिसबर्समेंट आपको सुपरविजन और फॉलो करना चाहिए। LC अगर इशूड हुई है, मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड हुआ है, तो डेलीगेटेड पावर में होना चाहिए। BG मतलब बैंक गारंटी इशू हुई है तो वो प्रॉपर्ली वर्डेड और रिकॉर्डेड इन रजिस्टर क्लासिफिकेशन एज पर RBI गाइडलाइंस होना चाहिए। वेरी सिंपल। अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉरेन एक्सचेंज आप पूछते हैं फॉरेन एक्सचेंज के बाद, तो इसका आप कंकरेंट ऑडिट में क्या क्या स्टेप्स हो गए, तो देखो ऐसे याद रखना, RBI हेड ऑफिस इनवर्ड आउटवर्ड एक्सटेंशन कैंसिलेशन नोस्ट्रो वोस्ट्रो, कैसे याद रखोगे, RBI हेड ऑफिस इनवर्ड आउटवर्ड एक्सटेंशन कैंसिलेशन नोस्ट्रो वोस्ट्रो। तो RBI हेड ऑफिस इनवर्ड आउटवर्ड एक्सटेंशन कैंसिलेशन नोस्ट्रो वोस्ट्रो और नोस्ट्रो का बैलेंस नीचे लिख लेना। और ये सारों क्या है, सारा हो गया सर फॉरेन बिल, ये सारे फॉरेन बिल है जो नेगोशिएट होने चाहिए अंडर LC। तो पहला पॉइंट देखो, चेक फॉरेन बिल नेगोशिएटेड अंडर LC। अगर कोई इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस है तो प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, अकाउंटेंट होना चाहिए। एक्सटेंशन कैंसिलेशन हुआ है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, उसको एग्जामिन करो, एग्जामिन एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद में इंश्योर करो जो बैलेंस है नोस्ट्रो अकाउंट्स का, मैंने बोला था नोस्ट्रो वोस्ट्रो, तो नोस्ट्रो का बैलेंस, नोस्ट्रो का क्या बैलेंस होना चाहिए इन डिफरेंट फॉरेन करेंसी, वो क्या होना चाहिए, विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होना चाहिए। आपको एडरेंस करना है गाइडलाइंस को जो इशू किया है या RBI ने या हेड ऑफिस ने ऑफ बैंक, जिसपे किसके अबाउट डीलिंग रूम ऑपरेशन, और वेरिफिकेशन करना है, रिकंसिलेशन करना है नोस्ट्रो और वोस्ट्रो के अकाउंट का
अकाउंट के ट्रांजेक्शन और बैलेंसेस का। तो वेरिफिकेशन रिकंसिलिएशन ऑफ नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट ट्रांजेक्शन और बैलेंस। तो फॉरेन एक्सचेंज में जब आपसे पूछे तो आप ये याद रखना, आरबीआई हेड ऑफिस इनवर्ड आउटवर्ड एक्सटेंशन कैंसिलेशन नोस्ट्रो वोस्ट्रो नोस्ट्रो का बैलेंस सारे क्या होंगे, फॉरेन बिल नेगोशिएट होंगे अंडर एलसी, अपने ये बना लेना। उसके बाद आप देखो अपॉइंटमेंट ऑफ कंकरेंट ऑडिटर, ऑन स्टाफ भी हो सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटर भी हो सकता है, बैंक के डिस्क्रिप्शन पे बैंक जो चाहे, ठीक है। एसीबी ऑफ बैंक शेल डिसाइड दी, ऑडिट कमिटी टेन्योर डिसाइड करेगी मैक्सिमम 10 ईयर, बट उसका सुनो डिसाइड तो वो करेगी बट शेल नॉट बी मोर देन 5 ईयर्स ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस। एक बैंक के लिए 5 साल से ज़्यादा एक जना कंकरेंट ऑडिट नहीं कर सकता। एसीबी इसका क्या होगा, इसका टेन्योर डिसाइड करेगी। तो कंकरेंट ऑडिटर का जब टेन्योर डिसाइड करेंगे तो कंकरेंट ऑडिटर शेल नॉट बी मोर देन 5 ईयर्स, शेल नॉट बी मोर देन 5 ईयर्स ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस फॉर अ बैंक। बैंक में 5 साल से ज़्यादा कंटिन्यूअस बेसिस पे ऑडिट नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। बट अगर वो इस ब्रांच उसी बैंक के ब्रांच में एक ब्रांच पे वो 3 साल तक ही कर सकता है, तो शेल नॉट बी मोर देन 3 ईयर्स ऑन कंटिन्यूअस बेसिस फॉर सिंगल ब्रांच। पूरे बैंक के लिए उसकी लिमिट 5 साल है और ब्रांच वाइज लिमिट 3 साल है, वो कंटिन्यूअस बेसिस पे। वेरी सिंपल। अब इधर आ जाओ, पेन क्यों नहीं काम कर रहा। चलो ठीक है, रिपोर्टिंग सिस्टम इन केस ऑफ कंकरेंट ऑडिट। रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है इन केस ऑफ कंकरेंट ऑडिट, जोन वाइज रिपोर्टिंग होगी फाइंडिंग्स की, ठीक है। किसको होगी, एसीबी को, टू ऑडिट कमिटी बोर्ड। और एक एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट्स भी जाएगी, वो भी एसीबी के पास जाएगी, ठीक है। जोन वाइज रिपोर्टिंग होगी, फिर एक एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट बनेगी, दोनों जानी तो एसीबी ऑडिट कमिटी बोर्ड। बिफोर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, आप रिपोर्ट सबमिट करने से पहले जो जो इंपॉर्टेंट इशूज आए तो डिस्कस कर लो इंपॉर्टेंट इशूज विद ब्रांच मैनेजर या फिर कंसर्न ऑफिसर से कि भैया ये आए, मतलब ये इशूज है, उनको पहले मैनेजमेंट या फिर कंसर्न ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर्स के साथ डिस्कस करके वहीं सॉल्व कर लो, डिस्कस करो। माइनर इरेगुलरिटीज आई है तो कंकरेंट ऑडिटर इसको रेक्टिफाई करेगा। माइनर इरेगुलरिटीज पॉइंटेड आउट बाय कंकरेंट ऑडिटर्स आर टू बी रेक्टिफाइड इन दी टाइमली मैनर, वो रेक्टिफाई हो जाने चाहिए। अगर कोई सीरियस इरेगुलरिटीज है रिपोर्ट कर दो कंट्रोलिंग ऑफिस या हेड ऑफिस को फॉर इमीडिएट एक्शन। सर फ्रॉड अगर डिटेक्ट हो गया, अगर फ्रॉड डिटेक्ट हुआ तो इमीडिएटली रिपोर्ट कर दो इंस्पेक्शन ऑडिट डिपार्टमेंट को। इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट या चीफ इंस्पेक्शन ऑडिट डिपार्टमेंट को करना है। इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट जो हेड ऑफिस में चीफ विजिलेंस ऑफिसर को, ब्रांच मैनेजर्स को, अगर वो उन लोग का भी कंसर्न है, अनलेस ब्रांच मैनेजर इन्वॉल्व, तो ब्रांच मैनेजर कंसर्न को भी आप इन्फॉर्म कर दोगे। वेरी सिंपल। उसके बाद में लास्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन था पुराने में तो मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, ठीक है। इधर आ जाओ सर, ऑडिट प्रोग्राम टू वेरीफाई एडवांसेस अगेंस्ट एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अगेंस्ट आपने एडवांसेस लिए, तो एडवांसेस अपना पीछे ही नहीं छोड़ोगे सर। इंस्पेक्ट करो पॉलिसीज को, सर जो पॉलिसीज बैंक को असाइन हुई है कि नहीं हुई है, देखो इंस्पेक्ट द पॉलिसीज एंड सी वेदर दे आर असाइन टू द बैंक। अगर प्रीमियम पे हुआ है तो जो पॉलिसी, अगर आप पॉलिसी के बेस पे लोन लिया, पॉलिसी को आपने पॉलिसी के अगेंस्ट आपने एडवांसेस लिए, तो ठीक है, तो पहले आपने देख लिया, इंस्पेक्ट करो पॉलिसीज को, चेक करो कि वो असाइंड हो गई है ना बैंक को, कोई प्रीमियम तो सारा पेड है ना और पॉलिसी इन फोर्स है ना, तो वेदर द प्रीमियम हैज बीन पेड एंड पॉलिसीज आर इन फोर्स। सर्टिफिकेट ले लो रिगार्डिंग सरेंडर वैल्यू कि भैया इतना सरेंडर वैल्यू होगा, और चेक कर लो क्या सरेंडर वैल्यू में लास्ट में कोई प्रीमियम भी डिडक्ट होगा कि सब्जेक्ट टू भी, सब्जेक्ट लिखा होगा देखो, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम दी सरेंडर वैल्यू, मतलब सरेंडर वैल्यू में लास्ट जब सरेंडर वैल्यू में कोई प्रीमियम अमाउंट डिडक्ट होगा क्या। वेरी सिंपल, ठीक है। आई होप आपका बैंक ऑडिट अच्छे से कंप्लीट हो गया, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, है ना। जल्दीबाजी में अगर मैंने कुछ वर्ड्स मिस स्पेल कर दिए तो आई एम सॉरी, जल्दी में कुछ ऐसा स्पेल हो जाता है। जैसे यहाँ एग्रीकल्चर एडवांसेस में मैंने सेशन बोला था आई गेस, तो वो सीजन होगा, ठीक है, वो सेशन निकल गया था, तो वो क्रॉप सीजन के बेसिस पे होता है, ठीक है। और बाकी तो आई डोंट थिंक, ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, इसके क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। हाँ, थैंक यू।